ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ये वर्ल्ड वाइड सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज क्रिमिनल इंडस्ट्री है आफ्टर ड्रग्स ट्रैफिकिंग। रोहिणी में ही एक ऐसे एरिया में रेस्क्यू हुआ था जिसको होम बेस्ड ब्रॉथल था और सेकंड फ्लोर में ये चल रहा था और उसको एक लेडी चला रही थी। और जब हमने रेस्क्यू करा तो वहाँ से 3 माइनर और जिसमें से 2 नेपाली लड़कियां थी। मैंने ऐसे देखा है कि इंजीनियर करते हुए भी यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इन्वॉल्व है और बहुत माइनर बच्चों को भी देखा है उस जगह पर जाते हुए। तो इन बच्चों के ट्रैफिकर्स कौन होते हैं? ट्रैफिकर ना कोई अपना ही होता है। उसकी बहन ने उस 13-14 साल की बच्ची को पहले उसने खुद रेप करा अपनी बीबी के सामने। फिर 2 दिन के बाद एक लेडी आई जिसने मात्र 50,000 रुपए में उसे खरीद लिया और वो ब्रॉथल में पहुंच गई। मुझे ये समझ है कि इन बच्चों का या इन महिलाओं का रेट कार्ड होता है 50, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक माइनर लड़की थी। और जब उसने बताया कि वो किस तरीके से ट्रैफिक करके लाई गई तो मुझे डंकी मूवी पूरी मेरे सामने आ गई कि अंडर वाटर और कह रही दीदी मैं ना डूबने ही वाली थी। वो भीग गई थी तो 6 घंटे वो उसी गीले कपड़े में चलिए जंगल को क्रॉस करके और बॉर्डर क्रॉस करके जब एक गाड़ी में बिठाया है। ऐसे तहखाने बने हुए जहाँ उन्हें छुपा देते हैं। जिस रूम में वो रहती है करीब 3 फीट का हाइट होगी उसकी, जिसमें नॉर्मली हम घुटने इसके बल ही चल सकते हैं। एक छोटा सा जो एग्जॉस्ट फैन होता है वो फैन की तरह काम करता है। मिस निर्मला बी वॉल्टर और मिस्टर मनीष वॉल्टर मनोबल अ न्यू बिगिनिंग फाउंडेशन के पीछे की ड्राइविंग फोर्स है, जो कि एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से गुजरी हुई औरतों और बच्चों को रेस्क्यू और रिहैबिलिटेट करती है। पिछले 15 सालों से फाउंडर निर्मला खुद डायरेक्ट रेस्क्यू ऑपरेशंस और सर्वाइवर केयर एफर्ट्स को लीड कर रही हैं। नेपाल का केस है और वो अपनी मम्मी के घर से ये बोल के निकली थी कि मैं दीदी के घर जा रही हूँ काठमांडू। छोटी बच्ची थी 13-14 साल। उसको वहाँ जाके पता चला कि मेरे जीजा ने तो मुझे बेच दिया है। कितना अर्निंग होता होगा कीपर्स का? टोकन सिस्टम होता है, मेन एरिया होता है जहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। वो पसंद करता है, फिर वो टोकन लेता है। वो टोकन लेके उस लड़की को लेके जाता है और वो लड़की को टोकन देता है और वो टोकन अपने पास रखती है क्योंकि वो उसकी पेमेंट होती है, तो शायद उसे कभी मिलती नहीं। तो वैसे ही हमने जिस लड़की को रेस्क्यू किया था 35 टोकन थे उसके पास। एक कस्टमर उसे 550 दे रहा है, तो अब देखिए कि वो एक दिन में कितना पैसा कमा रही है। तो एक दिन में ऑन एन एवरेज कितने क्लाइंट्स लेते होंगे? एक बच्ची का इंटरव्यू लिया था, नेपाल की थी। उसने 40 कस्टमर ने एक दिन में अटेंड किया। माइनर थी 15-16 साल की और उसने जो हमें टिप दी, हमने वहाँ से 17 लड़कियाँ निकाली थी जीबी रोड से। उनमें से एक लड़की का IQ 4 साल के बच्चे के बराबर था। उस बच्ची को अपना पैड भी नहीं लगाना आता था। राखी का दिन था, शायद 11 या 12 तारीख थी और उसने मुझे एक बात बोला बस कि मैं इंडिया में नहीं मरना चाहती। एक मैसेज आया मेरे फेसबुक में मनोबल के कि आई नीड योर हेल्प। हमने उसको बोल दिया था फोन 1 मिनट के लिए भी ऑफ मत करना। जूनियर नाम का लड़का है जिसने उनको यहाँ रखा हुआ है। वो खुद स्टूडेंट वीजा पर है यहाँ पर इंडिया पे और वो इतना बड़ा नेक्सस चला रहा है। उनको किचन के बारे में पता चलता है जहाँ सिर्फ अफ्रीकन लोग आते हैं और वहाँ पर लड़कियां भी हैं, इंडियन की एंट्री नहीं है। वो उनकी खुद की सोसाइटी बनाई हुई है। वहाँ ड्रग्स भी होता है, सेक्स ट्रैफिकिंग भी होता है, उसे किचन कहते हैं। और ये बहुत सी जगहों में, दिल्ली की साउथ ईस्ट दिल्ली की तरफ है, ये मेहरौली में, तो बहुत सारी जगहों में किचन चलते हैं। पीरियड्स के टाइम अटेंड करना ही है कस्टमर, अगर अबॉर्शन हो गया तब भी करना है। दवाई खा के आते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारने की लड़की। उन्होंने मल्टीपल इंडियन स्टेट्स में 200 से ज्यादा विक्टिम्स को आजादी दिलाने में मदद की है। उनको दिल्ली पुलिस, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया से बहुत अप्रिसिएशन मिली है। हम तहे दिल से स्वागत करते हैं निर्मला जी और मनीष जी का बॉडी टू बीइंग पॉडकास्ट पर। लगभग 14 मिलियन इंडिविजुअल्स ग्लोबली सेक्स ट्रैफिकिंग का शिकार बनते हैं और इनमें से 2 मिलियन तो सिर्फ बच्चे हैं। बच्चों की सेक्स ट्रैफिकिंग में लगभग 33% का इंक्रीज पाया गया है। और यही नहीं, क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल फॉर्म्स ऑफ क्राइम ग्लोबली, सेकंड ओनली टू ड्रग ट्रैफिकिंग। आज का पॉडकास्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग में है, उसके पीछे की रियलिटी के बारे में है। बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट गया है। बहुत ही कम कॉन्वर्सेशंस दिल से होती हैं और आज का पॉडकास्ट उनमें से एक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पॉडकास्ट को शेयर करिए। नमस्कारम मिस निर्मला वॉल्टर एंड नमस्ते मिस्टर मनीष वॉल्टर। बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉडी टू बीइंग पॉडकास्ट में। आज का टॉपिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे है। अगर तो हम रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 6 लाख से 8 लाख ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है लोगों की अक्रॉस बॉर्डर्स। एनसीआरबी रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया में 2100 से लेकर 2300 लोग
ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बनते हैं, और ये डॉक्यूमेंटेड है, अनरिकॉर्डेड तो लाखों में और मिलियंस में जाते हैं। तो मुझे थोड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सीन बताइए इंडिया में। ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ये वर्ल्ड वाइड सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज क्रिमिनल इंडस्ट्री है आफ्टर ड्रग्स ट्रैफिकिंग। और अगर हम ट्रैफिकिंग की बात करें तो इंडिया ट्रांजिट पॉइंट भी है और सोर्स भी है। अच्छा। यहाँ से जाती भी है और यहाँ पर लड़कियाँ आती भी है। जैसे कि अलग अलग देशों से आती हैं, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, उज्बेकिस्तान है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है। इंडिया के लोग भी बाहर जॉब के लिए जैसे जाते हैं बाहर, और इंडिया के ही अलग सिटी से, अलग अलग सिटी से लड़कियां आती है। जो कुछ दिल्ली में आती हैं, कुछ दिल्ली से कहीं और जाती है, क्योंकि ये सोर्स भी है, यहाँ से और जगह भी लड़कियां जा रही है। वहाँ यहाँ नेपाल की लड़कियां आ रही है, उनको यहाँ रखा जा रहा है, उनको ग्रूम करा जा रहा है, फिर अलग अलग सिटी में ट्रांसफ़र करा जा रहा है। इस तरीके से होता है। और ये इसके साथ साथ अगर हम जब ट्रैफिकिंग की बात करते हो तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ब्रॉथल आता है, और ब्रॉथल्स के बारे में सोचते ही आता है कि दिल्ली में जीबी रोड हो गया, और कलकत्ता में सोनागाची हो गया, मेरठ में कबाड़ी बाज़ार हो गया, और मुंबई में कमाटीपुरा, पुणे में बुधवार पेट। पर हम लोग सिर्फ इसी में रह गए कि यहीं ट्रैफिकिंग होती है, बट हम लोग होम बेस्ड ब्रॉथल के बारे में बात नहीं करते, जो घरों में चलाए जाते हैं और जहाँ बहुत माइनर लड़कियाँ सप्लाई होती हैं, होटल्स में चलाए जाते हैं। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ रेस्क्यू किया है ऐसी जगहों पे जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जहाँ लोग रहते हैं, जो रेजिडेंट एरिया है वहाँ पर कराया जाता है। और वहाँ पर ये है कि कोई रेंट में जगह ले लेता है और वो उसको चला रहा है। लड़कियाँ आ रही है, आसपास के एरिया से आ रही है, वहाँ कस्टमर अटेंड करती हैं और फिर उससे पैसे कमा के जाती हैं। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस करा है। जब कोविड के टाइम में सेकेंड वेव था तो रोहिणी में ही एक ऐसे एरिया में रेस्क्यू हुआ था जिसको होम बेस्ड ब्रॉथल था, और सेकंड फ्लोर में ये चल रहा था और उसको एक लेडी चला रही थी। और जब हमने रेस्क्यू करा तो वहाँ से 3 माइनर, और जिसमें से 2 नेपाली लड़कियाँ थी, जो नेपाल की लड़कियाँ थी, वहाँ पर कर रही थी काम। और वो जो लेडी थी वो खुद ठीक से चल नहीं पा रही थी, वो खुद पैर से लंगड़ा के चल रही थी, वो ब्रॉथल चला रही थी होम बेस्ड। और बहुत शॉकिंग ये था कि जब रेस्क्यू के दौरान जब मैंने एकदम से एक फ़ोन उठा लिया जो उसका ही था, ताकि वो किसी और को कांटेक्ट ना कर सके, तो वहाँ से वो एक डॉक्टर का फ़ोन था। वो डॉक्टर का फ़ोन मुझे ऐसे पता चला क्योंकि उसमें उस डॉक्टर का, उस लेडी ने नंबर सेव कर रखा था और वो एरिया का भी नाम आ रहा था कि किस एरिया से ये डॉक्टर बोल रहा है। तो उस लेडी ने बोला कि नहीं, वो लड़की सप्लाई की बात कर रहा है करके, इसलिए फ़ोन करा, रख दो। लड़की सप्लाई की बात कर रहा है मतलब कि उसने, मैंने फ़ोन सुन लिया था और वो कह रहा था कि कोई है लड़की तो बताओ। तो फिर मैंने उसके बाद फ़ोन काट दिया और उसके बाद हम रेस्क्यू करके ले गए थाने में, FIR हुई और लड़कियाँ रिपैट्रिएट हुई नेपाल। तो इस तरीके से होम बेस्ड ब्रॉथल चलते हैं। तो ये बहुत यूनिक चीज़ है, मुझे नहीं पता था ये होम बेस्ड ब्रॉथल के बारे में। और ये भी कि मुझे जैसे लगता था कि जो सेक्स वर्कर्स की डिमांड है वो लेबर क्लास या फिर थोड़े मार्जिनलाइज सेक्शंस से ज़्यादा होती है, बट अब आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स भी। मैं ये कहूँगी कि हर मेल की रिक्वायरमेंट है, मैं इसे ऐसे बोलूँगी। और उस मेल में उनका वो, अगर आप प्रोफेशन देखोगे तो बहुत है, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है कि इंजीनियर करते हुए भी UPSC की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इन्वॉल्व है, और बहुत माइनर बच्चों को भी देखा है उस जगह पर जाते हुए। तो इसमें ये सब आ जाते हैं। इनफैक्ट हमने ऐसा भी देखा है कि कोई दिल्ली जैसे शहर में आंदोलन हो रहा है और उस आंदोलन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग भी वहाँ पर आ रहे हैं। इतने दिनों से दिल्ली में है, वो भी आ रहे हैं, और लड़कियाँ उनको पहचान रही है कि ये तो प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। और हम भी पहचान रहे हैं क्योंकि हमें पता है दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, पर वो वहाँ जा रहे हैं। तो वो एक पर्टिकुलर एरिया से आ रहे हैं। हाँ। उनकी पहचान है कि हाँ वो उस एरिया से आ रहे हैं और इस आंदोलन के लिए वो लोग आए हुए हैं। लेकिन जब ब्रॉथल में जाके देखो तो पूरा ब्रॉथल उन लोगों से भरा हुआ है। इससे पहले आप मुझे बता रहे थे कि ये जो गर्ल्स हैं ये एक जगह से कई जगह ट्रांसफ़र करी जाती हैं। जैसे कि आज जो GB रोड में लड़की है वो कल कमाथीपुरा में है या पुणे में है या सोनाबागची में है। तो ये कैसे चलता है? ये होता है जैसे कि नेपाल से लड़कियां आई, बहुत सारी लड़कियां आई, तो उनको एक जगह रखा जाएगा दिल्ली में ही। जैसे जो मैंने इन्वेस्टिगेशन करा है और मैंने जो जाना है जगहों को, जो मैं खुद भी गई हूँ, कि जैसे लोनी गोल चक्कर में रखा जाएगा, जैसे मजनू के टीला में एक जगह है वहाँ रखा जाएगा, नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ, और वहाँ पर उनको ग्रूम किया जाएगा, तैयार किया जाएगा और फिर उनको अलग अलग जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और
ये जो ट्रांसफ़र करेगी ये पूरा रखेगी हिसाब कि ये कौन सी जगह पे गई है और ये कनेक्शन में रहेगी। अगर लड़की पुणे में चली गई और पुणे में जाके वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है ना, कई बार कंट्रोल नहीं हो पा रही है ना, तो फिर उसको दूसरी जगह रखा जाएगा। ग्रूमिंग करा जाता है, फिर अलग अलग जगहों में सोनागाची भेज दिया जाता है, बुधवार पेट भेज दिया जाता है, कमाटीपुरा, मेरठ, या ऐसा भी होता है जो आजकल चल रहे हैं वहाँ भी सप्लाई कर देते हैं, वहाँ भी भेज देते हैं। और फिर मतलब इस तरीके से होता है कि शाम में जाओ और सुबह वापस आ जाओ। होटल्स में भी भेजते हैं, मतलब इनके कनेक्शन सब जगह है, तभी ये बहुत ऑर्गेनाइज क्राइम है। या फिर ऐसा भी होता है, कई बार स्पा में भी भेजा जाता है। बहुत सारे स्पा ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर ये होता है कि वहाँ स्पाज में होता है, हाँ स्पाज में होता है। इंडिया में। इंडिया में, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ। इंडिया में कि बहुत से स्पा में हमने स्पा में रेड हमने इन्फॉर्मेशन दी थी और रेड हुई है हुई है इसमें। वहाँ पर, और वहाँ माइनस भी निकली है। तो होता है, ऐसी कोई सी जगह नहीं है कि अब ये नहीं हो रहा। और हमें ऐसा लगता है अक्सर कि सिर्फ ना ये गाँव में हो रहा है, कस्बों में हो रहा है, बट ये बड़े बड़े शहरों में हो रहा है। और ये उस तरफ जा रहा है कि कई यंग बच्चे ना पैसे कमाने के लिए, अब जो माइनर है 14-15 साल का बच्चा है, वो इस प्रोफेशन में जा रहा है, प्रोस्टिट्यूशन के प्रोफेशन में जा रहा है का अर्निंग के उससे। और ये दिल्ली जैसे शहर की बात कर रही हूँ मैं, जहाँ हम लोग काम करते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। अब चाहे जो ट्राइबल देख लिया जाए ना, तो हम एमपी का डाटा ले लेते हैं अभी। लास्ट 3 साल के एमपी के डाटा में 30,000 महिलाएं और लड़कियां गायब हैं मध्य प्रदेश से। तो एक बड़ा शॉकिंग है कि भाई ये ट्राइबल एरिया से कैसे आ रहे हैं, है ना, और ये जा कहाँ रहे हैं। और जो हमारे काम करने का जो हमने देखा अभी तक, तो हर जितना भी हम रेस्क्यू करते हैं, जिन लड़कियों को रेस्क्यू करते हैं, उसमें से 80% लड़कियों की और महिलाओं की मिसिंग कंप्लेन उनके घर में होती है। तो ये जो केस है जो मिसिंग है, वो आगे चल के ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बनते हैं वो बच्चियाँ। तो ये है कि ये हर जगह हो रहा है आजकल। ये कोई एक पर्टिकुलर एरिया या सिटीज़ में नहीं हो रहा, मेट्रो सिटीज़ में नहीं हो रहा, लेकिन ये हर जगह से हो रहा है आजकल। तो इन बच्चों के ट्रैफिकर्स कौन होते हैं? मोस्टली जो ट्रैफिकर होता है ना, ट्रैफिकर ना कोई अपना ही होता है हमें, क्योंकि कोई भी किसी के साथ ना ऐसे ही नहीं चला जाता, या किसी के लिए ऐसे ही नहीं जाता है। अगर मैं केस स्टडी देखूं जो हमने करी है, तो एक केस स्टडी ऐसी है कि उसकी बहन ने उस 13-14 साल की बच्ची को कहीं काम करवाने रखवा दिया घर में, ठीक है। अब वो बच्ची खुद बच्ची है, जिसको खुद परवरिश की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है, वो खुद बच्चों को पाल रही है किसी और के घर में। और मैं दिल्ली की बात बता रही हूँ। अब वो लड़की जब वहाँ उस घर में उन बच्चों को पाल रही है, देख रही है, जो माँ बाप को करना चाहिए वो सारा काम वो कर रही है। अब उसको तो हर तरीके से उसका शोषण हो रहा है, वो स्कूल नहीं जा पा रही है, उसे डांट और मार पड़ रही है, उसे खाना ठीक से नहीं मिल रहा है। अब वो बच्ची वहाँ से निकलती है, रन अवे हो जाती है, रन अवे होके किसी और व्यक्ति को मिल जाती है जिससे वो कभी मिली होगी रास्ते में जाते हुए, और वो उसे ब्रॉथल में जाके बेच देता है। तो पहली ट्रैफिकर तो बहन ही हुई। आप कहीं ना कहीं तो इसका हिस्सा बन गए। आपने नहीं देखा कि कोई 13-14 साल की बच्ची को आपने अपनी बहन को कहीं काम पे लगा दिया कि ये तो पेरेंट्स नहीं है, मेरे ऊपर बोझ बनेगी तो काम ही कर लेगी कहीं जाके, पर आपको यही नहीं पता। फिर उसने वहाँ भेज दिया, फिर वो सेक्स ट्रैफिकिंग में चली गई। ट्रैफिकिंग तो ऐसे हुई ना कि वो उसकी बहन इसका पैसा ले रही है, उसको तो पैसा मिल ही नहीं रहा ना, तो ये तो ट्रैफिकिंग हुई कि आप उसका पैसा ले रहे हो। तो लोग इस अवेयर ही नहीं है कि अगर आप ऐसे करोगे तो ये अपराध है और इसकी सज़ा है इंडिया में। इसके लिए एक पूरा एक प्रावधान है, एक कानून बना हुआ है इसके तहत। और ऐसे अगर मैं केस बताऊंगी, फैमिली कितना इसमें इन्वॉल्व है। ऐसे एक केस है जो हमने 2024 में करा कि एक लड़की अपने घर में रहती थी, फैमिली में अच्छी फैमिली थी, पेरेंट्स लेबर थे, पर ये था कि पापा का बार बार डांटना, बार बार हाथ उठा देना, तो उसको बड़ा पेन लगता था। और उसे एज ऐसी थी तो वो लड़के से भी बात करती थी किसी, तो एक बार उसके पापा ने उसे डांट दिया। और इस एज में ना गुस्सा इतना होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि हमें कोई नहीं समझता, सबकी यही प्रॉब्लम है। तो वो घर छोड़ के निकल गई। वो घर छोड़ के ट्रेन में बैठी और जब दिल्ली पहुंच गई, उसने अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करा कि मैं दिल्ली आ गई हूँ। और जब उसने ये फ़ोन करा,
तो उसका बॉयफ्रेंड ने लड़का थोड़ा समझदार था, मैं इसमें बोलूँ, लड़के ने बोला नहीं मैं तुझे कहाँ रखूँगा, ये एक इंसिडेंट है कि मैं नहीं रख सकता, मैं नहीं आ सकता। लड़की बहुत गुस्से में थी, उसने फ़ोन काट के दिया और फ़ोन तोड़ दिया। और जब फ़ोन तोड़ दिया उसके बाद वो रेलवे स्टेशन में बैठ गई। अब जब रेलवे स्टेशन में इतने टाइम से वो बैठी हुई है तो ट्रैफिकर को ना जो पास ऑन करते हैं ना, उनको कोई अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता, उन्हें टाइम इन्वेस्ट करना होता है एक जगह में। वो मौका ढूंढते हैं और उसने जो ट्रैफिक करता उसने देखा उसे और उससे बात करी कि तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या है, कहाँ से आई हो, तुम्हें नौकरी चाहिए। कोई भी नए शहर में होगा बहुत डरेगा और उसे लगेगा कोई मुझसे इतने प्यार से बात कर रहा तो कि मेरा नुकसान नहीं करेगा। तो उसने बोला कि मेरी वाइफ भी अच्छी जगह नौकरी करती है फैक्ट्री में, तो तुम भी वहीं लग जाना। बच्चा ना समझ नहीं पाया कि ये क्या मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है या आगे जाके मुझे नुकसान हो सकता है। वो उसने बोला कि तुम मेरे साथ मत चलना, मुझे फॉलो करना। वो आगे चलता रहा और ये उसे फॉलो करती रही। ऑटो में बैठी, जब ये बैठा ये भी बैठी, लेके गए अपने घर। पहले उसने खुद रेप करा अपनी बीबी के सामने। फिर 2 दिन के बाद एक लेडी आई जिसने मात्र 50,000 रुपये में उसे खरीद लिया और वो ब्रॉथल में पहुंच गई। फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कम से कम एज क्या होती है माइनर की? नहीं, जो हमने किया उसमें से 13 साल तक की। 13 साल तक सबसे माइनर जो हुआ है। जो सेक्स वर्क में एंगेज्ड है। हाँ, 13 साल की। और ये जो क्लाइंट हो सकता है कोई किसी भी उम्र का हो सकता है। किसी भी उम्र का, उससे वो कोई मतलब नहीं है। ये तो क्लाइंट को भी सोचने की ज़रूरत है। यंग बच्चे अगर ये देख रहे हो तो उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि हम जहाँ जा रहे हैं, हम ना चाहते हुए भी किसी क्राइम का हिस्सा बन रहे हैं, हम किसी का शोषण कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। अभी आपने पैसे की बात करी, मुझे ये समझ है कि इन बच्चों का या इन महिलाओं का रेट कार्ड होता है, तो ये रेट कार्ड कितना होता है, कितनी रेंज से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है? सेल करने के लिए जो खरीदते हैं जी। मोस्टली जो मैंने विक्टिम से सुना है, जो विक्टिम्स को जब रेस्क्यू के बाद बात करी है, 50, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक जो मैंने सुना है, जो विक्टिम ने मुझे बताया है कि इतने में बेचा जाता है उन्हें। एक रिले रेस की तरह है। जैसे लड़की को दिल्ली में बेचा गया तो दिल्ली में उसके लिए उसको 50,000 रुपये पे किए गए। अब यदि वो ही लड़की, अब इसको लग रहा है कि यहाँ पर इसको पुलिस ढूंढ रही है या ऐसी कंप्लेन आ गई, मिसिंग कंप्लेन है, ये इन्फॉर्मेशन यदि उनके पास पहुँच जाती है तो उसी लड़की को यूपी भेज दिया जाता है वहाँ के ब्रोथल में। और ये जो जिसने को उसने ख़रीदा है वो उस आगे वाले से 1 लाख रुपए ले लेती है। तो उसकी कीमत बढ़ गई। उस लड़की को तो पता नहीं कि मेरी कीमत क्या लग रही है, लेकिन उसने 1 लाख रुपए में इसको बेच दिया यूपी वाली को। फिर यदि वहाँ कुछ होता है तो वो मुंबई चले जाती है, वो 1 लाख रुपए फिर बढ़ जाते हैं। ऐसे करके लड़की की कीमत बढ़ती जाती है, लेकिन लड़की के ऊपर कर्ज बढ़ता जाता है उसमें, कि उस लड़की के ऊपर यदि यहाँ 50,000 से पे करने थे कि तो यही बोला जाता है कि तुझे 50,000 रुपये पे करने पड़ेंगे तब तू यहाँ से जा सकती है। अच्छा लग यदि यूपी गई तो बोले नहीं तुझे यहाँ 1 लाख रुपये पे करने पड़ेंगे कि मैंने तेरा 1 लाख दिया। यही वो दूसरे सिटी में चली गई तो बोले तेरे 2 लाख रुपये दिए, तो उसकी कीमत बढ़ती जाती है, वो एक दूसरे के हाथ में पहुँचती जाती है वो, और उसकी कीमत बढ़ती जाती है। लड़की को कुछ मिलता नहीं है, बस उसका कर्ज बढ़ता रहता है और वो कभी निकल नहीं और वो पाती। कभी निकल नहीं पाती उससे। जैसे युगांडा वाले केस में भी यदि बहुत से युगांडा वाले केस आते हैं, उसमें भी यही हुआ कि जैसे ही उनको इंडिया बुलाया जाता है तो उनके ऊपर जो भी खर्च किया जाता है, चाहे वो एयर टिकट हुआ, चाहे उनके वीज़ा खर्चा हुआ, चाहे उनके पासपोर्ट बनाने का खर्चा हुआ, यहाँ आते ही उन्हें कोरे कागज़ पर साइन करा लिए जाते हैं। उस पर लिखा होता है कि इतने लाख रुपए तुम्हें देने हैं, तब जाके तुम यहाँ से निकल सकती हो, तब जाके तुम अपनी मर्जी का काम कर सकती हो, वरना तुम्हें यही काम करना पड़ेगा। तो जीबी रोड या कमाथीपुरा ऐसे रेड लाइट एरियाज में कैमरा लेके जा सकते या नहीं जा सकते? नहीं, मोस्ट ऑफ द प्लेस नहीं, आप नहीं जा सकते, आपको अलाउड नहीं करते हो। क्यों नहीं अलाउ करते? जैसे रोड में तो आप चल सकते हो, लेकिन जब आप ब्रोथल्स के अंदर जाओगे तो वहाँ अलाउड नहीं करते, क्योंकि उनको पता है ना कि कुछ गलत है, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो सामने आए। फिर ये भी है कि उनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को पता चल जाएगा, हमारी फैमिली को पता चल जाएगा। और कई लोग क्या होते हैं, वीडियो बना देते हैं और फिर वो डाल देते हैं सोशल मीडिया पे, और कई के बच्चे वहाँ पर MBA कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो उनको वो डर भी रहता है। जो कीपर के बच्चे हैं वो तो अच्छे स्कूल में पढ़ ही रहे हैं ना, अच्छे कॉलेज कर रहे हैं, अच्छी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। तो कीपर रेड लाइट एरिया में रह रहे हैं, उनके बच्चे बाहर कहीं अच्छे, तो वो वहाँ से कीपर्स निकलते क्यों नहीं है वहाँ से? पैसा पे अर्निंग का। और कितना अर्निंग होता होगा कीपर्स का? कितना अर्निंग होता होगा? हमने एक रेस्क्यू करा था तो उसमें
जब मैंने सर्वाइवर्स का सामान देखा और उसमें सामान में मैंने देखा उसमें ना 35 टोकन थे। यानी कि एक टोकन सिस्टम होता है कि जब भी कोई कस्टमर जाता है, मेन एरिया होता है जहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है, जो कहा जाता है, उस पर कस्टमर आके बैठता है, वो पसंद करता है, फिर वो टोकन लेता है। उसमें वो टोकन दे उसके हाथ में दिया जाता है, वो टोकन लेके उस लड़की को लेके जाता है और वो लड़की को टोकन देता है और वो टोकन अपने पास रखती है क्योंकि वो उसकी पेमेंट होती है, जो शायद उसे कभी मिलती नहीं, लेकिन वो टोकन उसको दिया जाता है। तो वैसे ही हमने जिस लड़की को रेस्क्यू किया था, हाँ, उसका 35 टोकन थे उसके पास। तो मैंने उससे पूछा ये टोकन, तो बोली दीदी आज ये मेरे ना दिन भर के टोकन है। तो आप समझो कि 35 कस्टमर उसने अटेंड करे। अगर एक कस्टमर उसे 550 दे रहा है तो आप देखिए कि वो एक दिन में कितना पैसा कमा रही है। एक दिन की बात कर रही हूँ मैं, 35 टोकन है उसके पास। मतलब 15,000 के ऊपर की बात करें डेली इनकम। हाँ, तो मैं ये इसलिए बोल क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा वो टोकन और उससे पूछा, उसके पॉकेट में सारे टोकन थे और जिसमें कि वाइट कलर के अलग थे, ब्लू कलर के अलग थे। यानी नाइट के टोकन अलग होते हैं, डे के टोकन अलग होते हैं। अच्छा, डे का रेट अलग होता है, नाइट का अलग अच्छा होता है। हाँ, उस तरीके क्या से रेट टोकन होता है? मोस्टली वहाँ पर 550 डे का रेट। हाँ, मतलब वो जो 5 मिनट जो उनको टाइम मिलता है कस्टमर को वहाँ जाने का, 5 से 10 मिनट, तो वो इतना टाइम, रात को कोई स्टे कर रहा है तो वो 2,500 भी होता है, 3,000 भी होता है, इस तरीके से भी होता है जो कस्टमर वहीं रहता है। ऐसे कुछ कस्टमर्स हैं जो वहाँ पूरी रात रहते हैं, रेगुलरली रहते हैं, आते हैं रेगुलर कस्टमर, जैसे ऑलमोस्ट परमानेंटली रहते हो, जैसे हफ्ते में 3 बार या 4 बार आते हैं और वही कस्टमर उनके बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, जिनसे उनको लगता है कि वो उनको समझ रहे हैं, ये शायद मुझे कहीं ना कहीं सुकून दे रहा है ये रिश्ता, और बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं उनके साथ और उनसे अपनी बात शेयर भी करने लग जाते हैं। तो कई के साथ वो बहुत ओपन हो जाते हैं। तो आपने कई सारे अंडर ऑपरेशंस में काम करा है, तो ऐसे क्या साइंस आप ढूंढते हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि ये तो एक ट्रैफिक विक्टिम हो सकता है? हाँ, जैसे एक विक्टिम ने मुझे बताया जब हमने रेस्क्यू करा उसका, तो मैंने उससे पूछा कि बेटा कभी मतलब घुटन नहीं लगती तुम्हें यहाँ पर रहते रहते? कभी लगता नहीं है कि यार हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें तो पीरियड्स के टाइम भी कस्टमर अटेंड करना है, पड़ते हैं। हाँ, हमें उनको वो नहीं होता है, अलाउ नहीं होता है, अब उनको पीरियड्स के टाइम अटेंड करना ही है कस्टमर, और अगर अबॉर्शन हो गया तब भी करना है, उसके दूसरे दिन से अटेंड करना है, ये है कंपलसरी है उनके लिए कि आपको काम करना ही है। तो क्या आपको कभी लगता नहीं यार इतना पेन हो रहा है कि ये कोशिश कर लूँ भागने की, कुछ ऐसा कर लूँ कि भाग जाऊँ, किसी से हेल्प ले लूँ? नहीं, पर कस्टमर को भी तो घिनौना कस्टमर को भी अच्छा नहीं लगता होगा ना कि वो इंटरकोर्स हो रहा है और वो पीरियड पर वो, अब मैं इसको कैसे आपको बताऊं कि वो, मैं एक चीज़ बताता हूँ इसमें कि वहाँ पर इतने फ्रस्ट्रेटेड लोग आते हैं ना कि जो दवाई खा के आते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारने की लड़कियों पे, उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। हाँ, उनको फिजिकली नुकसान भी पहुंचाते हैं, वायलेंस भी होता है उनके साथ में। लेकिन मेरे दिमाग में कभी ये आता है कि यार कोई दवाई खा के क्यों आ रहा है? दवाई कौन सी दवाई? हाँ, जो उनकी सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाती है, वो दवाई खा के आती है। ये तो विक्टिम्स ने बताया है, वो कि लड़की ने बताया कि वो दवाई खा के आते हैं, या तो शायद अपनी मर्दानगी साबित करें, लेकिन कैसे ये मुझे समझ में नहीं आया आज तक कि ये दवाई खा के क्यों आते हैं। का मतलब अब जो ब्रॉथल एरिया में जा रहा है वो किस माइंडसेट के साथ जा रहा होगा? मोस्टली तो फ्रस्ट्रेशन उतारने ही आते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो ये नहीं देखते हैं कि ये माइनर है या कि किसी के ऊपर प्रेशर में कोई ये कर रही है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है ना। उनको लगता है कि हमने पैसा दिया है तो हम प्लेजर लेंगे, उनको यही लगता है, अब वो वही करते हैं। तो उन्होंने बताया कि दीदी हमें कपड़ा रखना पड़ता है क्लीन करने के लिए, तो ऐसा होता है। जब मैंने उससे बोला कि भागने की कोशिश क्यों नहीं करी कभी, तो बोली दीदी क्या लगता है कि कभी मैं भागने की कोशिश नहीं करी? मैंने करी थी। और उसने मुझे बताया जब हम होली मनाने वहाँ उस दिन आए थे, हमें नहीं पता, हम तो नॉर्मली होली मनाने आए थे उनके साथ ब्रॉथल में, बाहर सब लोग आए, कह रही दीदी मैं उस दिन भागने की कोशिश करी थी, मैंने ना कलर लगा लिया था जब फेस पे, और मैं नीचे तक आ गई, तो वो अंधेरा हो गया था उस समय, और मैं जल्दी से ना किनारे गली में छुप गई, मेरे पीछे सब भागे, जो किचन में काम करता है वो भी भागा, क्योंकि जो वहाँ काम करता है ना वो मुझे इनोसेंट नहीं लगता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ ये जॉब को, कि वो भी उस क्राइम में उतना ही इन्वॉल्व है जितना एक कीपर इन्वॉल्व है, वो भी कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी उसका इन्वॉल्वमेंट है। आप किसी चीज़ को रोक नहीं रहे हो, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उसमें शामिल हो। तो वो अगर तो आप सोल्यूशन का हिस्सा नहीं हो तो आप प्रॉब्लम हो। हाँ, वही
कि कहीं ना कहीं वो उसमें शामिल है। और जब कोई लड़की भागने की कोशिश करती है तो वो उनका ही होता है कि भाई हम यहाँ काम कर रहे हैं तो हम इनको सपोर्ट करेंगे, हम जाएंगे, और वो पकड़ के एक लेके आ गया उससे ऊपर। और उसने उसको क्या करा, वहाँ तो उसने उससे नॉर्मली बात करी, फिर अपने घर ले गई उसको वो नोएडा। और वहाँ उसने अपने बेटे से बोला, जो विक्टिम ने बताया, कि वो रॉड निकाल दे, रॉड। ठीक है, तो उसने रॉड तो नहीं निकाली। उसने बोला दीदी वो पानी की थप वो देखा है, पानी नहीं, वो कपड़े धोते हैं जिससे वो थपकी थपकी, वो देखा है आपने? तो मैं, हाँ। कह रही दीदी उससे मुझे बहुत मारा, बहुत मारा मुझे। कह रही दीदी उस दिन के बाद से मैंने सोचना ही छोड़ दिया कि मैं कोशिश भी करूं भागने की। तो मेंटली आप टॉर्चर हो रहे हो, फिजिकली हो रहे हो, तो कहाँ आपकी हिम्मत आपको होप रखने देगी कि आप एक कोशिश करो भागने की? बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो अभी आपने जैसे युगांडा बात करी, अभी हमें तो काफ़ी यूजुअली अंदाज़ा यही रहता है कि इंडिया में लड़कियां ट्रैफिक्ड हो रही है, पर ये जो क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग होता है, आप इसके बारे में थोड़ा ज़रा बताइए। फ्लैश ट्रेड का जो मार्केट है, इसमें सबसे ज़्यादा डिमांड है एशियन फीस की। अच्छा। हाँ, एशियन फीस की ज़्यादा डिमांड है, चाहे वो आपके मिडिल ईस्ट में हो या और अदर किसी कंट्री में हो, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इंडिया में सबसे ज़्यादा डिमांड उन्हीं की है, इसलिए सबसे ज़्यादा लड़कियाँ नेपाल से ट्रैफिक होकर आती है। तो ज़्यादातर नेपाली लड़की आती है। और जो आप अक्रॉस बॉर्डर की बात कर रहे हैं, तो जो युगांडा या अफ्रीकन कंट्री से जो आती है, वो केवल अफ्रीकन्स को ही सर्व करती है इंडिया में। हाँ। अच्छा। हाँ, वो किसी और को सर्व नहीं करती। क्यों? उनका है अपना कि वो केवल अफ्रीकन्स को ही सर्व करेगी। कई कई जगह में होता है, हमने पंजाब में देखा है कि उन्होंने पंजाबी के जो लोकल लोग हैं उनको सर्व किया, लेकिन मोस्टली जितनी भी अफ्रीकन्स आती है वो या तो अफ्रीकन्स को सर्व करेगी, जिसमें नाइजीरियन सबसे ज़्यादा होते हैं, वो उन्हीं को सर्व करती है। इनका अपना एक कम्युनिटी है, उनका अपना एक दायरा है जिसमें ये लोग ट्रैफिक करके लाते हैं और फिर वहीं पर उनको यूज़ किया जाता है। मैं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेक्सस के बारे में समझना चाहती हूँ, क्योंकि कई सारे बड़े नाम, पावरफुल नेम्स जुड़े होते हैं। जैसे कि हाल ही में जेफरी एप्स्टन का केस तो सब जानते हैं, वर्ल्ड ओवर मल्टी मिलियनेयर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे। वैसे ही इंडियन सीन में कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, एंड स्पेशली गिवन कि ये सबसे इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल बिजनेस है वर्ल्ड ओवर, तो ये नेक्सस के बारे में बताइए। मैं बताना चाहूँगी एक केस को, जो द वायर में भी आया है। जब हमने शुरू में ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी थी, और एक केस आया, एक एशिया ग्रुप के थ्रू एक केस आया मेरे पास। स्टार्ट करना शुरू करा, बात करते करते मैंने इन्वेस्टिगेटर को भी दिया। मैंने कहा तुम भी बात करो, मैं भी बात करती हूँ। तो हम खुद भी इन्वेस्टिगेट करते, बात करते करते कि है भी या नहीं केस ऐसा। तो बात करते करते लड़की सच में बहुत परेशान थी। उसने मुझे एक बात बोला बस, कि मैं इंडिया में नहीं मरना चाहती। और ये बात मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ इस बात से कि इतनी बड़ी बात बोल रही है यार, कि मैं इंडिया में नहीं मरना चाहती। और हमारी जिम्मेदारी हो जाती है एक इंडियन सिटीज़न होते हुए भी, कि अगर कोई बाहर का ये बोल रहा है तो हम उसको आउट ऑफ द वे जाके भी हेल्प करें। हमने गाड़ी उठाई अपनी, और यहाँ से उससे बोला कि आप नोएडा में है, तुझे दिल्ली यहाँ किसी को ऐसा करना पड़ेगा कि अपनी जो कीपर उसको बोले कि भाई मुझे दिल्ली में बुला रहा है कोई कस्टमर। और इनका ये है कि वो दिल्ली अगर कहीं बुला रहा है तो वो कस्टमर गाड़ी बुक करता है। ये युगांडा की विक्टिम थी, और वो गाड़ी बुक करेगा, पैसा वो देगा। और फिर हमने यहाँ पर बात करी, पुलिस स्टेशन में बात करी कि सर ऐसे हेल्प चाहिए करके, क्योंकि नोएडा जाके उसको रेस्क्यू करके लाना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था उस समय। तो उसने बोला ठीक है। हमने पूरा सब कुछ अरेंज करा, लड़की आई, हम घर से निकले। हमें ये था, हम ट्रेस कर रहे थे लड़की को कि लड़की कहाँ तक पहुँची। तो हमारा ये था कि हम लड़की से पहले पहुँचे उस लोकेशन पे, और हमारे लिए बहुत स्ट्रगल हो रहा था, ट्रैफिक बहुत था राखी की वजह से। हम लोग फाइनली पहले पहुँच गए और लड़की तुरंत पहुँची। हमने पैसे दिए, हमने गाड़ी का जो किराया था वो दिया, और उसको तुरंत बिठाया। सबसे पहला वर्ड उसके मुँह से ये निकला कि मुझे भूख लगी है। फिर हमने पहले उसे खाना खिलाया, और वो बहुत रोई। फिर उसके बाद बहुत रोई, कह रही मैंने ना पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे एक टाइम खाना मिलता है और पूरे टाइम मुझे कस्टमर अटेंड करने पड़ते हैं। उसको जो मोबाइल दिया गया, ट्रैफिकर ने अपना मोबाइल दिया। ट्रैफिकर उत्तम नगर में रहती है और उसे रखा है नोएडा में। और उसको एक स्टूडेंट आईडी दी गई थी,
कि आप किसी से भी बात करते हो कस्टमर से तो आपको बताना है कि मैं इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ करके, और उसे अपने घर पे, जो कस्टमर घर पे आए उसे घर पे अटेंड करना है, और जो भी पैसे का लेन देन हो रहा है वो उससे हो रहा है, फ़ोन पे या पेटीएम, उसका पेटीएम से हो रहा था सारा लेन देन। फिर हम उसे लेके गए थाने, हम लेके गए, बात करने लगे, हमने बोला सर FIR करो। और मैं इसमें ये भी बोलना चाहूँगी कि समटाइम जब हम करने जाते हैं ना तो कई पुलिस वाले बहुत सपोर्टिव होते हैं और कई पुलिस वाले नहीं होते हैं, और जो हमें इस केस में वो देखा हमने कि उन्होंने एकदम बोला कि नहीं मैम ये तो अपनी मर्ज़ी से करने आई, मतलब अपनी मर्ज़ी से कर रही है, अपने आप ही ऐसे कैसे आ जाएगी, और इसने पुलिस को क्यों नहीं कॉल करा। तो हम थोड़ा सा होमवर्क करके गए थे कि हमें क्या बात करनी है। तो मैंने बोला कि सर पहली बात तो वो अपने देश में नहीं है, दूसरी बात उसको हमारा नंबर भी नहीं पता पुलिस का, लैंग्वेज प्रॉब्लम, ठीक है, उसका पासपोर्ट और वीज़ा उसके पास नहीं है। अगर वो आपके पास आएगी तो सबसे पहले आप ये पूछोगे कि आप कैसे आए इस कंट्री में, तो वो कैसे बोलेगी, कैसे अपनी बात को रख पाएगी। बहुत मुश्किल हुई इस केस में, वो माने नहीं, और मैंने फिर थाने के अंदर से 100 नंबर पे कॉल करा, 100 नंबर पे कॉल करा, फिर जाके थोड़ी से सब एक्टिव हुए, और हम फिर उन्होंने बोला ठीक है, फिर FIR की बात हुई। मैंने कहा आप 0 FIR कर दीजिए, क्योंकि 0 FIR आशाराम बापू की भी हुई थी, आप इसकी भी कर दो। 0 FIR क्या होता है व्यूअर्स के लिए? आप एक स्टेट में हो, चाहे आप और दूसरे स्टेट में आपको FIR करनी होती है, 0 FIR होती है, और बाद में फिर वो केस उस स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाता है जहाँ पे अपराध हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम 5-6 बजे निकले थे, हमें 2 बज गए, और फिर हम लोग वहाँ से नोएडा गए, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा टेंशन ये था कि वीज़ा इसका वैलिड है, और वीज़ा और पासपोर्ट दोनों मिलने चाहिए, क्योंकि उसके बिना कैसे जाएगी ये। तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ ऑलरेडी एक लड़की थी जो कीपर भी थी और कस्टमर भी अटेंड करती थी वहीं पर। ओह, हाँ, फिर बहुत मुश्किल से हम लोगों ने वहाँ पर उसका दरवाज़ा खुलवाया। हमारे साथ यूपी की पुलिस भी थी, उस चौकी इंचार्ज था वहाँ का, और जब हम अंदर गए तो हम उसका पासपोर्ट ढूंढने लग गए। तो हमने जैसे ही गद्दा फटा हुआ था, और गद्दे के अंदर उसका पासपोर्ट था और वीज़ा की कॉपी। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वही डॉक्यूमेंट्स थे, और वहाँ पूरा प्रूफ था कि वहाँ पर सेक्स वर्क का काम चल रहा है, ठीक है। फिर हम वहाँ से उसको लेके आए, जैसे उस एरिए से जहाँ से उसका पासपोर्ट रिकवर करा था, हम जैसे ही वहाँ से बाहर निकले मेरे पास फ़ोन आने लग गए, क्योंकि मेरा नंबर जो उसने दे दिया आगे अच्छा, कि आप आके ना बात कर लो, हम बात कर लेंगे। उनका, क्योंकि इनकी खुद की कम्युनिटी होती है, उसमें एक इनका प्रेसिडेंट होता है जो ये लोग उसको फॉलो करते। कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर इनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती है पुलिस को भी जाके बताते हैं, तो अब वो आप यहाँ आ जाओ और हम बात करेंगे आपसे। तो मतलब मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। तो मैंने कहा नहीं, हम दिल्ली लेके जाएंगे। हम दिल्ली आए, हमारी हालत ख़राब थी क्योंकि हम सोए नहीं थे पूरी रात, खाना नहीं खाया था हमने। आए, हमने फिर बात करी, फिर ACP सर का कॉल आया कि आ जाओ, आप थाने आ जाओ, आप मेडिकल कराते हैं। सर ने बोला आपको जो करवाना आप मेडिकल कराइए, लेके आइए। फिर मेडिकल कराया और फिर उसको लेके आए, हम थाने लेके आए। 9 बज गए थे। तो ये मेरे को पर्सनली भी इस चीज़ में ना बहुत पेन दिया, क्योंकि हम लोग इतना एफर्ट कर रहे हैं उसको बचाने का और सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो फिर ACP सर आए, फिर उन्होंने बात करी और उन्होंने बड़े अच्छे से उसको हैंडल करा, और फिर बोला कि कोई नहीं, हम इन्हें शेल्टर में रखते हैं। और फिर हमने उसको शेल्टर में सर ने रखा। फिर हमने, और सबसे अच्छी बात इस केस में ये थी कि हमने उसको 15 दिन के अंदर उसके देश भेज दिया। कौन सा देश? युगांडा। और इसमें हमें हेल्प करी युगांडा की हमारी एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ हम रिपैट्रिएशन पे काम करते हैं, रहाब युगांडा। उन्होंने इसका टिकट्स वगैरह सब करा और फिर हमने इसको भेजा, और अभी वो सेटल है, मेरे टच में है। इवन कल भी मैसेज आया था, उसके 2 बच्चे हैं। मैं ना इसके साथ एक और स्टोरी बताती हूँ। तो एक दिन मैं बिहार में ही थी किसी इवेंट में, तो एक मैसेज आया मेरे को मेरे फेसबुक में, मनोबल के उसमें हैंडल में, फेसबुक हैंडल में, कि आई नीड योर हेल्प करके, ऐसे करके मैसेज आया। तो मैंने बात करी कि, तो उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे युगांडा की हूँ और मुझे आपकी हेल्प चाहिए, और मैं ना ज़ीरकपुर में हूँ, पंजाब में। ज़ीरकपुर पंजाब से मेरे को ये मैसेज आया उस लड़की का। फिर जब मैं आई यहाँ पर दिल्ली आई तो फिर मैंने टीम में बात करी, ऐसे ऐसे करके केस है। और उसने बोला कि मैं आई तो किसी और काम के लिए थी, पर मुझे काम कुछ और कराया जा रहा है। फिर हमने उससे बोला फ़ोटो भेजो, पासपोर्ट भेजो, जो डॉक्यूमेंट्स है सब भेजो।
उसका भी एक बहुत अच्छा वो था कि उसका वीज़ा अभी वैलिड था, क्योंकि वो अभी अभी आई है और वो ट्राई कर रही है निकलने का। तो और हमारी ये स्थिति थी कि हमारे पास फ़ंड नहीं थे। हम लोग यहाँ से निकले, जब हम यहाँ गए और सुबह हम 2:30 3 बजे निकल गए थे यहाँ से। हम वहाँ पहुँच गए 10 साढ़े 10 बजे हम शायद वहाँ पहुँच गए थे। तो हम सबसे पहले गए उस जगह पे जहाँ पर उनको रखा हुआ था, और वो पूरा रेजिडेंट एरिया था। जब हम वहाँ गए तो हम फ़ोन पे ही थे। हमने उसको बोल दिया था फ़ोन 1 मिनट के लिए भी ऑफ़ मत करना। हमने बोला कि हमने एक पपीते का पेड़ है, हम इसके सामने खड़े हैं, तो अगर तुम हो तो इधर बाहर निकल के दिखाओ। तो वो बाहर निकली, तो हमने आइडेंटिफाई करा कि वो ही घर है। और उसके बाद हमने अपने जो इन्वेस्टिगेटर है वो वहीं थे, और हम लोग आधे लोग थाने गए। तो फिर हम जब गए वहाँ पर, तो उसने तो बताया था कि मुझे निकलना है यहाँ से, पर जब हम वहाँ गए तो वहाँ ऑलरेडी एक और थी जिसको ऐसे ही करके लाया गया था। और वो लड़की जो ये अफ्रीकन्स होते हैं, इनके हेयर वीविंग का काम करते हैं ना, वो उसमें एक्सपर्ट थी। तो उसको उसी काम के लिए लाया गया था। और उनके ऊपर एक कीपर रखी हुई थी जो खुद भी ट्रैफिकिंग विक्टिम थी पहले। तो हमने सारी चीज़ें रिकवर करी, हम लेके आए। अब ये हो गया, उनका सामान रिकवर कर लिया, पर पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, वीज़ा की कॉपी नहीं है उनके पास। ये हमारे लिए बहुत स्ट्रगल हो गया, हम कैसे करेंगे करके। हम थाने लेके आए, बात करी। जब बात करी तो पता चला कि कोई जूनियर नाम का लड़का है जिसने उनको यहाँ रखा हुआ है। जब हमने पूछा कि वो कहाँ है, तो वो खुद स्टूडेंट वीज़ा पर है, यहाँ पर इंडिया पे स्टूडेंट वीज़ा पर है वो। और वो इतना बड़ा नेक्सस चला रहा है। जब हम मतलब हम खुद कहाँ से हैरान था रह वो गए। भी? कहाँ से था वो? वो नाइजीरिया से था। और जब हम लोग वहाँ, क्योंकि वो जीरकपुर से दूसरे उस पर पड़ रहा था, वो मोहाली की तरफ था, वो सटा हुआ था थोड़ा सा। तो हम जब वहाँ गए तो हमने क्या देखा कि पूरे कैमरे लगे हुए, उनको पता चल गया आ रही है पुलिस, आ रही है, क्योंकि पता चल जाता, वो देख रहे हैं सब कैमरे में। जब हम एंट्री करी तो वो पूरे उसमें था, बाथरोब में था पूरा। उसका एक छोटा सा डॉगी था, और बहुत अच्छा सा घर था वो, बहुत अच्छा घर था वो। और जब वहाँ देखना शुरू करा तो वहाँ बहुत महंगे महंगे बैग्स थे, बहुतों के तो मैं नाम भी नहीं जानती हूँ। बहुत सारा कैश था, और हमने हर जगह देखना शुरू करा। तो हमें वहाँ पर 6 लड़कियाँ वहाँ से मिली, जिसमें से 2 बाथरूम में बंद थी और एक प्रेग्नेंट थी उसमें से। और आप सोचिए सारी लड़कियाँ यहाँ पर क्या कर रही है। एक 22 साल का लड़का जिसकी हाइट भी बहुत कम, और वो सारी लड़कियाँ उससे डरती है। फिर हम सबको लेके आए कि चलो, बात करी हमने, उसको भी पुलिस ने लेके आया, उस लड़के को भी। फिर जब पूछताछ करी, हमने पूछा, हमने इसके इन दोनों लड़कियों के पासपोर्ट मांगे कि भाई इनके पासपोर्ट दो, क्योंकि इन्होंने अपनी हेल्प के लिए हमें बुलाया, और हम इतनी दूर से आए हैं, हम इन्हें लेके जाएंगे दिल्ली। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। इनका भी कॉलर पकड़ लिया पुलिस ने कि तुम ऐसा होता है ना कि भाई आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते, फ़ोटो भी नहीं खींच सकते, ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी को यूँ रहता है। तो बहुत हमारी बहस भी हो गई। फिर वो हमारी इंक्वायरी करने लगे, और इसी बीच फिर हमने विक्टिम से बात करनी शुरू करी, बाकी जो विक्टिम्स थी। जब हमने देखा, बात करनी शुरू करी, तो एक विक्टिम का आँख में ये पूरा हिस्सा काला था। तो मैं उससे बात करने लगी, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो उसने बताया कि जो कस्टमर अटेंड करने आया था उसी ने मुक्का मार दिया आँख में, इस वजह से उसका ये ऐसे है। तो फिर हमने उससे पूछा कि अब हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए। तो उन्होंने बोला कि हमारा जो पासपोर्ट है ये जूनियर के पास है। एक घर में 6 लड़कियां हैं, और वो लड़का वहाँ पर है, वो 6 लड़कियां मिलके भी उसको कुछ नहीं कर सकती। और अफ्रीकन्स कितनी हाइट होती है? करेक्ट। अगर आप अफ्रीकन को पहली बार देखोगे, आपको क्या लगेगा? डर लगेगा। लगता है ना कि हमसे हाइट में ज़्यादा है, बिल्ड अच्छी है ना। एंगर इशू भी होता है उनमें बहुत, चिल्ला के बोले तो और डर लगता है। और वो उनमें से सब ऐसी थी, और सब उससे डरी हुई थी। फिर हमने सबके पासपोर्ट सबको दिलवाए, उनको पुलिस को बोला इनके पासपोर्ट दो। तो फिर उन्होंने जीडी बना के दी। फिर हम लोगों ने दिल्ली लेके आए। फिर दिल्ली में कैसे लेके आए? बाय रोड लेके आए, गाड़ी में ही। हमारी गाड़ी में जगह नहीं थी। आपकी गाड़ी में सारे रेस्क्यूज होते हैं? हाँ, बहुत रेस्क्यूज हुए। और उसका तो ये बहुत सारा डर था, क्योंकि रात के हमें 11 बज गए थे, और वहाँ से 2 विक्टिम को लेके निकलना, तो ये हमारे लिए बहुत वो था कि हम 2 लोग और थे, 2 फीमेल और थे। हम उस गाड़ी में 5 लोग थे। छोटी गाड़ी है, क्विड है, तो छोटी गाड़ी, उसमें 5 लोग थे हम लोग। लेकिन हमें ये लग रहा था कि कोई पीछा ना कर ले, क्योंकि जिस तरीके से इतना लंबा रूट है, रात का टाइम है,
तो कोई पीछा ना कर ले, इसलिए हमें बिना रुके वहाँ से चलना था। ऐसा भी हो रहा था 2-3 टाइम तो ऐसा हुआ कि मैं सो गया चलाते चलाते। फिर मुझे हुआ कि नहीं अब खतरनाक है, लेकिन जब मैं रुका और गाड़ी साइड में लगा के सोचा 5-10 मिनट तो झपकी मार लेता हूँ, लेकिन फिर लगा कि नहीं यार कहीं कोई पीछे आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पीछा थोड़ा समझाइए, ये कोई पीछा क्यों करेगा? इंटरनेशनल वो था ये, मतलब इंटरनेशनल केस था और ये इसमें इतने लोग इन्वॉल्व थे इस केस में। और वो 22 आपको क्या लगता है वो 22 साल का लड़का अकेले चला रहा होगा ये नेक्सस? और जिस मतलब कि हमने जो टोटल है 7 लड़कियां वहाँ पर थी, तो ये तो इजी नहीं होगा। और हमारे लिए था ये डर कि कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है, कोई किसी से मिला हो, कोई हमारा नंबर ही दे दे, क्योंकि अपना नंबर भी छोड़ के आए हैं, गाड़ी हमारी है और गाड़ी का नंबर डालोगे एड्रेस आएगा, सब आएगा। सिर्फ हम खाने के लिए रुके, उसके बाद थोड़ी देर पेट्रोल पंप में मिलकर 5 मिनट हम रुके और हम सुबह 5 बजे दिल्ली पहुँचे। पर फाइनली फिर हमने उन्हें उनके देश भेजा और दोनों अभी सेटल है। और उनका फिर एक ये उन्होंने जो हमें पैटर्न बताया कि कैसे वो आते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर रखे जाते हैं और जब वो पुराने हो जाते हैं और उनका सब कुछ एक्सपायर हो जाता है, वीज़ा पासपोर्ट, और जाने की स्थिति में नहीं रहते, तो फिर पता है कैसे उनको किचन के बारे में पता चलता है जहाँ सिर्फ अफ्रीकन्स लोग आते हैं। और वहाँ पर न्यूड लड़कियाँ भी हैं और एंट्री नहीं है, इंडियन की एंट्री नहीं है, वो उनकी खुद की सोसाइटी बनाई हुई है। वहाँ ड्रग्स भी होता है, सेक्स ट्रैफिकिंग भी होता है। सेक्स वर्क का काम तो वहाँ कर ही रहे हैं फोर्सफुली, जो ट्रैफिकिंग करके लाए हैं उनसे उनके थ्रू, तो वहाँ वो हो ही रहा है। मतलब अगर वो आप देखोगे वो बहुत अलग है, उसे किचन कहते हैं। और ये बहुत सी जगहों में है दिल्ली की, जैसे कि आप देखोगे साउथ ईस्ट दिल्ली की तरफ है ये, ठीक है। ये आप जनकपुरी की तरफ भी, साउथ वेस्ट में भी है, महरौली में, तो बहुत सारी जगहों में किचन चलते हैं। और यहाँ ट्रैफिकिंग भी है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग भी है, ड्रग्स भी है, हाँ सब चलता है वहाँ पर। तो नेपाल हो गया, युगांडा हो गया, और कौन सी जगह है? बांग्लादेश हो गया। अच्छा, बांग्लादेश से बहुत आती है। बांग्लादेश से इसलिए आती है वहाँ पर गरीब बहुत ज़्यादा है। और देखा जाए तो जो बांग्लादेश और इंडिया की बॉर्डर है करीब वो 2200 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, जिसके कारण उन्हें ट्रैफिक करके इंडिया में लाना बहुत आसान होता है। 2024 का ही केस है और ये दिल्ली पुलिस के साथ करा, कमला मार्केट जो दिल्ली में है, जीबी रोड। तो बहुत मतलब उसमें बहुत सपोर्ट भी रहा पुलिस वालों का, और ये करा भी बहुत, उन्होंने जैसे रेस्क्यू करवाया। और फिर उसके बाद जब हमने लड़की से बात करी तो हमें लगा कि हमारे लिए शॉकिंग था बहुत ज़्यादा, क्योंकि लड़की माइनर थी और वो बताने से भी डर रही थी कि मैं कहाँ की हूँ। उसने हमें लास्ट मोमेंट तक यही बोला कि मैं वेस्ट बंगाल की हूँ। फिर बहुत काउंसलिंग करी, बात करी। फिर उसने जो हमें बताया वो बहुत शॉकिंग था कि डंकी मूवी हम सब ने देखी है और वो डंकी रूट से आई है। और वो जब बता रही थी तो मैं वो ना इमेजिन कर रही थी कि वो कैसे आई है। उसने बताया कि एक पड़ोस की दीदी थी, उसने काम के बारे में बताया और उसने बोला दुबई में काम मिलेगा, और उसका खुद का एक साल का बच्चा है उस लड़की का। और उसने बोला कि ठीक है। उसको ये पता था वो दुबई जा रही है, उसको ये नहीं पता था कि वो इंडिया जा रही है। कह रही जब वो वहाँ से लड़की निकली अपने घर से और जब उसने बताया कि वो किस तरीके से ट्रैफिक करके लाई गई, तो मुझे डंकी मूवी पूरी मेरे सामने आ गई कि अंडर वाटर। और कह रही दीदी मैं ना डूबने ही वाली थी पानी के अंदर, और मतलब इतना था कि उसकी हाइट कम है, पानी ज़्यादा था। फिर जब वो भीग गई थी तो 6 घंटे वो उसी गीले कपड़े में चली है जंगल को क्रॉस करके। और जब उसे एक बॉर्डर क्रॉस करके जब एक गाड़ी में बिठाया है जो इंडिया बॉर्डर तक लाएगी, उसमें उसको सामान की तरह बिठाया है। जैसे हम एक बॉक्स रख देते हैं, अपना सूटकेस रख लेते हैं नीचे, अब अगर हम कहीं बैठते हैं हमारे पास लैपटॉप बैग है हम रख लेते हैं, उसको उस तरीके से बिठाया गया। और बातचीत करना मना था कि आप यहाँ कुछ भी नहीं बोल सकती। और उसको इंडिया तक लाने में 15 लोगों ने सपोर्ट करा उसको वहाँ तक ट्रैफिकिंग करने में। अलग 15 हाथों से अलग से होकर गुजरी वो। कह रही जब मैं वेस्ट बंगाल पहुँच गई कलकत्ता, तब मैंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ, तो उन्होंने बोला तू कलकत्ता में है। उसको लगा कि मैं इंडिया में कैसे आ गई करके। तो उसने बोला दीदी मैं कब काम शुरू करूँगी। तो उसने कम से कम उसे 2 महीने अपने घर में रखा, उसको काम के बारे में बताया और उसको ये बोला कि तुझे दिल्ली में जाके काम करना है घर पे। तो उसने बोला ठीक है, और मैं दिल्ली कैसे जाऊँगी, और मैं दिल्ली जाऊँगी तो मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ। तो ये कितना ऑर्गेनाइज है, आप देखो ना, वो 15 लोगों ने उससे पार कराया बॉर्डर।
घर पहुंचाया। अब यहाँ पर ये एक हस्बैंड वाइफ है जिनके पास वो 2 महीने से है। अब वो यहाँ से उसे दिल्ली पहुंचा रहे हैं और दिल्ली पहुंचाने में टिकट कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ जाओगी। और जब वो ट्रेन में बैठ गई तो उसे एक बटन वाला फ़ोन दे दिया और उसे इंस्ट्रक्शन दे दी कि तुम्हें किसी से बात नहीं करनी है, कोई तुमसे कुछ पूछे तो कुछ नहीं बोलना है। और जैसी ट्रेन चलने लग गई वो लेडी उतर गई कि वो अकेले ही दिल्ली पहुंची। जैसे ही नई दिल्ली पहुंची वो लेडी जिसने उसका सौदा करा था वो रेलवे स्टेशन में उसे लेने आई हुई थी। कैलकाटा वाले ने गाड़ी में बिठा दिया, दिल्ली से उसको लेने कोई आई, दूसरी लेडी लेने आई जिसने उसे खरीदा था और उसे ब्रॉथल ले गई और उसको बोला कि ये काम करना है। तो उसने बहुत डिनाई करा, बहुत पिटाई भी हुई उसकी। कह रही भागने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट नहीं थे, डंकी रूट से आई है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, भाषा नहीं जानती थी वो, अब सीख रही, बाद में उसने सीखा थोड़ा बहुत और मजबूरी से करने ही पड़ा। फिर कह रही दीदी कोई ऑप्शन नहीं था। उसने बताया कि जब आप लोग आते हो ना पुलिस के साथ तो हमें छुपा देते हैं, ऐसे तहखाने बने हुए जहाँ उन्हें छुपा देते हैं कि दीदी आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमें यहाँ तहखाना है, ब्रॉथल के अंदर। ब्रॉथल के अंदर। कह रही आप सोचोगे कि ऐसे ही है पर अंदर तहखाना है। उन्हें पहले से ही पता चल जाता है क्योंकि जब आप उस एरिया में जाते हो, मैं तो हर किसी के ऊपर शक करती हूँ क्योंकि हर कोई कनेक्टेड है उससे, चाय वाला भी कनेक्टेड है। एक लेडी ब्रॉथल की सीढ़ियों में भीख मांग रही है, बड़ा अजीब सा लगता है कि जहाँ कस्टमर जा रहे वहाँ पर आप भीख मांगने बैठो, मेरे को तो क्वेश्चन मार्क लगता है क्योंकि आप जैसी जाओगे आपकी इन्फॉर्मेशन अंदर जाएगी। आप अजमेरी गेट से आओगे आपको ट्रेस करेगा एक बंदा, आपको देखेगा। अच्छा, हाँ, कोई नॉर्मल इंसान भी? नॉर्मल इंसान भी, क्योंकि वो आगे ऐसा भी होता है छीन, वही जो स्नैचिंग करते हैं वो प्रॉब्लम भी होती है वहाँ पर। मतलब रॉबरी। हाँ, पैसे छीन लेना, चेन वो कर लेना, कुछ किसी भी मोबाइल छीन लेना, क्योंकि वहाँ मोस्टली ये स्मैकी ये ड्रग्स एडिक्ट लोग ही होते हैं मोस्टली वहाँ पर, जो पिम्प जो घूम रहे हैं। और वो बहुत तेज़ होते हैं, वो आपसे बहुत तेज़ होते हैं, उनके मुंह में ब्लेड है, वो किसी को मार दे, उनको उससे क्या मतलब है। और पुलिस रोज़ डील कर रही है उन लोगों से वहाँ पर। ये तो एक स्टोरी है कि एक बच्ची इस तरीके से आई, ऐसी कई स्टोरीज़ हैं कि बच्चियाँ इस तरीके से निकली हैं, मतलब अपने घर से निकली हैं, बड़े होप के साथ आई है जॉब करने के लिए और ऐसे आके फंस गई है। ये डंकी वाली डिफरेंट थी, ये डंकी वाली। डंकी वाली का हुआ क्या वैसे उसके बाद? वो अब उसका कंपनसेशन भी हो गया। अच्छा, है, वो रेस्क्यूड है। रेस्क्यूड है, सेफ प्लेस में है और अच्छे से रह रही है। गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन भी मिला है उससे। और कितना कंपनसेशन मिलता है? मैं 2 लाख 2.25 लाख इतना तो मिलता है। कितने साल वो ये ट्रैफिक रही? डिपेंड करता है एक्चुअल में ना, पॉक्सो केसेस भी लगते हैं अगर माइनर होते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो हमारे केसेस में देखे तो हमने 50,000 से लेके 8 लाख तक के कंपनसेशन मिला है बच्चे को। जो सबसे ज़्यादा मिला है वो एक लड़की थी, सावित्री, साउथ की लड़की। वो जो बच्ची वो सेटल है, उसने जब आई थी तब वो कितने 16 साल की थी, लेकिन अब वो अपनी पढ़ाई उसकी 12th की क्लियर कर ली है, उसकी शादी भी हो गई है। अच्छा। और सेटल है पूरी हाँ, वो सेटल है। और जब हम लोग गए, हमने पूरी एक टीम बनाई जिसमें बहुत सारे लोग थे, बहुत बड़ी टीम थी। एक साथ हमने 5-6 ब्रॉथल में रेस्क्यू करा था उस समय। और जब मैं उसे लेने गई तो ब्रॉथल में, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही अरेंज कर रखा था, पुलिस ने अपने डिकॉय भेजे हुए थे और उस तरीके से कि भाई अगर ये लड़की है तो इसके साथ तू रहना, ताकि हम उस लड़की को पहले निकालें जो सबसे छोटी है, क्योंकि अगर वो मिस हो गई कहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो नहीं मिलेगी। ये डिकॉय की आपने बात करी, ये आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? पुलिस कैसे आइडेंटिफाई करती है, कैसे रिट्रीव करती है इन बच्चियों को? पुलिस किस तरीके से करती है, मोस्टली हमें, जैसे अब हम गए, बच्चा ना पहले तो कंफर्टेबल नहीं होता जो नया होगा, किसी किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, भाषा नहीं समझ पाते, तो बहुत जल्दी पता चल जाता है। अगर किसी को 1-2 दिन हुए हैं या 1 हफ्ता हुआ है तो कस्टमर से कैसे बात करनी है नहीं पता होता, बहुत डरे हुए होते हैं। कई बार तो अगर वो उस रूम में जाते हैं तो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। कई बार आप निशान से भी पता कर सकते हैं कि मारपीट के निशान होते हैं। अच्छा, कौन मारता पीटता है? ब्रॉथल के अंदर ही, ब्रॉथल के अंदर ब्रॉथल जो के अंदर जो कस्टमर्स उनके कीपर्स हैं, जो उनको रखते हैं, जो उनको मैनेज करते हैं। और ये भी मैंने सिर्फ लोगों से, जब मेरी ट्रेनिंग हुई थी तब मैंने लोगों से सुना था, पर जब मैंने विक्टिम से सुना तब मैं शॉक्ड हो गई कि हाँ इस तरीके से भी करते हैं। जब इस लड़की को हम लोग रेस्क्यू करने गए और जब मैंने देखा कि जिस ब्रॉथल में वो थी,
मैं जैसे ही अंदर गई तो मुझे लड़की दिखी नहीं और मैं बहुत घबरा गई कि लड़की नहीं दिख रही, तुमने बोला था यहीं है लड़की। और उसके बाद जब ऊपर में फर्स्ट फ्लोर में एक बहुत टाइनी सी सीढ़ी वहाँ मैं गई, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे लिए बहुत पेनफुल होता है कि जो रेस्क्यू करी मैंने 2017 में लड़की, आज वो ब्रॉथल के अंदर है और वो भी एक किसी को हैंडल कर रही है, हैंडलर है, वो भी कीपर बन चुका वो भी कीपर बन चुकी है। और ये बड़ा पेनफुल होता है कि आपने इतना टाइम दिया, इतना एफर्ट लगाया और वो लड़की अंदर ही है। और मैं ऊपर जा रही हूँ, मेरा नाम लेके बोल रही निर्मला दीदी आप ऊपर क्यों जा रहे हो, ऊपर कोई नहीं है, ऊपर कोई नहीं है। और ऊपर जब मैं गई तो आप सीधे नहीं चल सकते क्योंकि ऊपर तहखाने बने हुए हैं। और फिर मैं घुटने के बल ही गई और देखिए सारे रूम के छोटे छोटे बहुत टाइनी रूम हैं, वेंटिलेशन नहीं है, एक छोटी सी लाइट है और एक छोटा सा पंखा है और कबर्ड बनी हुई है, उसमें कपड़े रखे हुए हैं उनके, और वो वहाँ आके सोती हैं विक्टिम्स। तो जैसे ही मैंने एक रूम का दरवाज़ा खोला और देखा तो साइड में कोने में गई तो वो एकदम उसके ऊपर बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे और वो वहाँ बैठी थी। मैंने जैसे ही हटाया, ये गर्मी का टाइम था, वो पसीने से तर थी, मतलब वो इतनी डर गई थी। उसे 5 दिन हुए थे पर वो उसके अंदर इतना डर था। जैसे मैं उसको लेके आई, सोशल वर्कर को हैंड ओवर करा और बात करी, मतलब उसने ऐसे मतलब कह रहा कि ये लेके आ गई है मुझे, अपनी दीदी को। सिर्फ उसे 5 दिन हुए थे वहाँ पर और उसे हिंदी नहीं आती थी ठीक से बोलना। पर जब हमने बात करी, पूछा, पता चला, तो हम बात कर रहे थे ना कि अपना इन्वॉल्व होता है, तो हमें पता चला कि उसकी अपनी ही किसी रिलेटिव ने उसे बेच दिया था, बहुत क्लोज। और ऐसे वो, पर इस केस में पुलिस ने बहुत एफर्ट करा और जिसने उसको ख़रीदा था उसको पकड़ के लेके आया, उसको भी अरेस्ट करा। और इसमें ACP रेणुलता मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया कि उन्होंने, मतलब मेरा ये पहला रेस्क्यू था ऐसा कि उन्होंने उसी समय जो एक्यूज थी उसको निकलवाया वहाँ से। जैसे यदि आप ब्रॉथल में किसी भी जो कीपर होती है उसको ब्रॉथल से नीचे उतारना बहुत ही मुश्किल होता है। है। आप नहीं उतार सकते उसको। क्यों? तो जब उसको उतारा गया तो शायद उसने अपने सारे कपड़े निकाल दिए थे, तो फिर पुलिस ने उसको चादर में लपेटा और उठा के फिर नीचे लाई थी। मतलब इतनी ज़्यादा वो मतलब वो जब हो गई था, मतलब कि मुझे अड़ गई थी, अड़ गई थी बिल्कुल कि नहीं मुझे नहीं जाना है नीचे, क्योंकि वहाँ पे कोई उतार ही नहीं पाता है। बड़ी मुश्किल होती है उनको उतारना, कि उसको गिरफ्तार करके नीचे लाना बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन ये पुलिस ने किया, ये बहुत अच्छा किया कि उसको निकाल के लाया। आज तक वो शायद जेल में ही है और ये केस चल ही रहा है, केस चल रहा है उस पर भी। अच्छा, तो ऐसे सब पुलिस वाले सबको क्यों नहीं उतार देते हैं? सारे ब्रॉथल कीपर्स को उतार दे, सारी लड़कियों को तहखानों से निकाल दे, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं निकालते। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे इसमें लीगल बहुत अलग ही पॉइंट आ जाता है आपका, कि जब भी आप किसी माइनर को ढूंढने जाएंगे, जैसे अभी हमने ईडन की रूट की बात की, ठीक है, 15 लोग उनको बॉर्डर क्रॉस कराने में लगे और एक जिसने उसको कलकत्ता से बैठाया उसके बाद यहाँ छोड़ दिया, अकेली आई वो। वैसे ही कोई सबूत आपके पास नहीं बचता है उनके लिए कि हाँ यही मेरा कीपर है या यही मुझे लेके आई है, यही मुझसे काम कराती है। यदि वो वहाँ खड़ी, आपने पूछा, वो तुरंत अब मना कर दे कि नहीं ये मेरी कीपर नहीं है या ये नहीं करती, मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। अब यहाँ पर आके आप क्या करोगे उसको, किसके ऊपर केस बनाओगे? वो तो बोल रही है अपनी मर्जी से कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा लीगल पॉइंट आ जाता है कि कभी वो अच्छा केस बन ही नहीं पाता है, क्योंकि वो उसी टाइम डिनाई कर देगी आपको कि लड़की, हाँ लड़की जो विक्टिम है, हाँ जो विक्टिम है वही डिनाई कर देगी कि वो बोलेगी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग केस बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और वो डर के मारे नहीं बोलते हैं। वो डर के मारे नहीं होती, या जो हमने स्टडी किया अपने केसेस में वो होता है एक उसका ट्रॉमा बॉन्डिंग। आप उस लोग को पसंद नहीं करते, लेकिन जब आप साथ में रहते हैं ना तो एक बॉन्डिंग बन जाती है, उसको ट्रॉमा बॉन्डिंग कहते हैं शायद, जो स्टॉकहोम सिंड्रोम भी शायद से है ना वैसे। तो वैसे ही उसमें एक बॉन्डिंग बन जाती है, तो वो कभी भी उनके खिलाफ नहीं जा पाते। चाहे आपने उसको रेस्क्यू कर लिया, उसको सेटल कर दिया, उसके बच्चे हो गए, वो अच्छे कमाने लगी, तब भी यदि उस दिन भी 10 साल बाद भी जाके आप उसके कीपर के बारे में पूछेंगे तो कभी वो बुरा नहीं बोलेगी। वो बोलेगी वो दीदी अच्छी है, मारती पीटती थी तो भी अच्छी है, बर्थडे मना रही है, उसका बर्थडे बना रही है, क्योंकि थोड़ा उनको प्यार दिखा देती है उस टाइम पे, उनका बर्थडे बना रही है। बट जेन्युइन अफेक्शन वो कीपर्स का इन बच्चों की तरफ कभी नहीं होता। नहीं कुछ नहीं होता। यदि उसको खाना खाने के लिए पूछ लेगी तो वही उनके लिए हो जाएगा कि इस मार पिटाई के उसमें, इस जो भी दिन भर वो काम करती है उस पर कोई उससे आके बोले कि खाना खा ले, तो वही उनके लिए एक प्यार भरा शब्द हो जाते हैं, प्यार भरे बोल हो जाते हैं। भले ही वो खाना खाने के बाद उससे 150 रुपये मांग ले कि भाई तूने खाना खाया, पैसे दे इसके। ये होता है। तो यही है कि उससे सी बॉन्डिंग बन जाती है कि वो कभी भी उनके खिलाफ नहीं बोल पाते।
और जहाँ तक पुलिस वालों की बात है कि पुलिस क्यों नहीं करती है, क्योंकि कई बार ना मतलब जो मेरे पहले के एक्सपीरियंस थे 17-18 में, अब वो एक्सपीरियंस पुलिस के साथ बहुत डिफरेंट हो गए हैं। क्योंकि ना अब पुलिस खुद इन्वॉल्व हो गई है उस जगह की कि चलो मैम चल के ना बात करते हैं। और जब आप ब्रॉथल में जाओगे पुलिस वालों के साथ भी और आप बात करोगे कि मुझे तो कई बार पुलिस वालों ने, मैम ये छोटी लग रही है, आप इससे बात करो, काउंसलिंग करो, फोर्सफुली तो नहीं है। तो उनका पहला वर्ड पता क्या होता है? आप उसका नाम नहीं पूछोगे, आप उसका नाम पूछोगे तो वो क्या बोलेगी? उसका पहला वर्ड होता है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से हूँ। वो पाठ ही पढ़ाया जाता है उसको। मैं अपनी मर्जी से हूँ, मैं हर महीने घर पैसा भेजती हूँ और मुझे मेरे कोई दीदी नहीं है, मैं बाहर आती जाती हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं है, मैं रोज़ घर पे बात करती हूँ। पर जब आप रेस्क्यू करके लाओगे तब एकदम सीन बदल जाता है। जब वो नीचे आ जाएगी, ब्रॉथल से नीचे आ जाएंगी, बैठेंगे पुलिस स्टेशन में, जब आप बात करोगे तब परतें खुलती है कि वो भैया 3 साल से अपने घर नहीं गई है, बात नहीं करी है, उसकी फैमिली को नहीं पता वो कहाँ पर है, कोई पैसा उसके घर नहीं गया है, जो खाना वो खा रही है उसका पेमेंट उसे देना पड़ रहा है, वेज का अलग, नॉन वेज का अलग, जो पानी वो पी रही है वो पैसा उसे पे करना पड़ रहा है। मतलब एक एक चीज़, उसे रेंट देना है, बिजली का बिल देना है और समटाइम मोबाइल का भी देना है। वो सब कुछ पे कर रही है, जो अमाउंट उसको मिल रहा है वो अमाउंट भी उसको पूरा नहीं मिल रहा है। मतलब अगर हम ये बात करें कि जब अक्सर ये बात करते हैं, अरे मैम सब अपनी मर्जी से करते हैं, यहाँ सब अपनी मर्जी से करने वाले हैं, तो मेरा ये कहना है कि अगर अपनी मर्जी से भी कर रही है उसमें से 1% औरतें भी, जिन्होंने उनको रखा हुआ वो तो उनका शोषण कर ही रही है, क्योंकि वो उनका पैसा नहीं दे रही है पूरा, कितने कितने आवर्स काम करा रही है, हर चीज़ का पैसा काट रही है, बॉन्डेड लेबर बना के रखा हुआ है। एक्सप्लॉयटेशन तो हो ही रहा है ना, तो हमारी तो लड़ाई वही है एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपनी मर्जी से तो कोई नहीं आता ना इस काम में, और पकड़ नहीं पाते क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं एविडेंस ही नहीं रहता है। एविडेंस ही नहीं रहता। तो फिर ये जो लेडी थे, जो ब्रॉथल कीपर थे, जो नीचे आए, कपड़े निकाल दिए, इनका एविडेंस कैसे मिला? इनका एविडेंस इसलिए था कि वो माइनर थी। माइनर थी, उसने खुद दिया, उसने खुद बोला कि अच्छा, हाँ, उसने बताया कि ये लेडी मुझे लेके आई है। हाँ, उसने वहाँ बताया। वो लेडी उसे उसके गांव से खरीद के लेके आई थी, जो कीपर थी उसकी। अच्छा, उसने बताया, और इसलिए वो ज़्यादा उसके साथ बॉन्डिंग नहीं थी क्योंकि उसे आए हुए 5 दिन हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ना उसको इतना ज़्यादा डराया धमकाया गया था, ना ही उसके साथ वो बॉन्डिंग बन पाई थी उसकी, इसलिए वो बोल पाई उसके लिए। लेकिन वो भी सामने नहीं बोल पाई, सामने नहीं बोल पाई, पीछे ही बोल पाई, क्योंकि ना समटाइम तो कई विक्टिम्स होते हैं बोलने के लिए रेडी होते हैं, जब उन्हें ये बताया जाता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है और अगर तुम आज सच बोलोगी तो किसी और को भी सेव कर सकती हो। तो आज हम जब बात करें ना, आज भी कहीं ना कहीं एक लड़की ट्रैफिक हो रही होगी, तो अगर हम बताएंगे नहीं ना किसी को तो कैसे पता चलेगा? तो उनको समझाया जाता है, तब जाके कहीं रेडी होती है। पर जो कहते हैं ना बदले की भावना, ऐसे उनमें होती ही नहीं है। वो बहुत उनसे पता नहीं उनका क्या एक अटैचमेंट हो जाता है कि जिसको 3 साल से ज़्यादा हो गए ना, तो उसका वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनके खिलाफ बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो समझना ही नहीं चाहती कि मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। मैं एक छोटी सी, मतलब ये रियल है, 2021 में जब कोविड चल रहा था तो एक कॉल आया मेरे पास। तो ये मुझे उसने लीड दी, जिस विक्टिम को मैंने 2017 में रेस्क्यू करा था। उसने बोला दीदी एक लेडी है जो ब्रॉथल से निकलना चाहती है और उसे 6 साल से अंदर रखा हुआ, और वो मेजर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और जीबी रोड की बात कर रही हूँ मैं। और ये बड़ा अजीब सा था कि मेजर को भी रखा हुआ फोर्सफुली, और मेजर खरीदा भी, जब वो मेजर हाँ खरीदा भी, और इसकी नीस लाई थी इसको यहाँ पर। और जब हम लोग गए तो हमारे लिए बड़ा वो हो जाता है कि अब इन्फॉर्मेशन आई है, उसने अपनी वीडियो भेजी कि ना मेरे पास पीने का पानी है, ना मेरे पास खाने के पैसे हैं, ठीक है, और मुझे यहाँ से निकालो। उसने मुझे अपनी फुटेज भेजी। फिर मैंने तुरंत SHO सर को बोला, तो सर ने बोला मैम आ जाओ, और मैं ये और एक और टीम मेंबर हम आ गए। हम गए था तो हम लोग अभी रास्ते में थे, और उसने, मतलब आप डर देखो उसका कि वो मुझे कह रही है कि दीदी मैं आज नहीं निकल सकती, आज मत आओ, बहुत मेरे को ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा मैं ना घर से निकल गई हूँ, और अगर तूने आज ये कोशिश करी और आज मैं नहीं आई ना तो फिर नहीं निकल पाएगी। तो मैंने उससे 5 मिनट उतर के मैंने उससे बात करी, उसको सेटल करा। मैंने कहा तू कुछ मत करना, मैं आऊँगी, मैं तुझे देखूँगी,
मैं तुझे अपने साथ ले आऊँगी, तुझे जो सामान लेना वो ले लेना। अब से 6 साल से रह रही है, कीपर को नहीं पता उसके पास मोबाइल है, उसने छुपा के मोबाइल रखा हुआ जो वो सबके सामने यूज़ नहीं कर सकती है। तो कहती है दीदी ठीक है, पहले ना मैं मोबाइल छुपा देती हूँ अपना। वो गई तय खाने में, उसने अपना मोबाइल छुपाया वहाँ। फिर वो नीचे आई, फिर हम 15-20 मिनट में वहाँ पहुँच गए। हमने देखा उसे, हम उतार के लेके आए। वो आई नीचे, तब उसने बताया कि 6 साल से उसके पास कोई पैसा नहीं था। खाने का भी पैसा वो दे रही थी, पानी का भी, रेंट भी, बिजली भी, सब दे रही थी। इवन उसने हमें ये बताया आप कोविड में राशन दे के गए हो ना, वो भी हमारी दीदी ने रख लिया है। क्योंकि जब कोविड पीक पे था तो हम लोगों ने राशन डिस्ट्रीब्यूट करते थे वहाँ जाके, तो वो उनकी कीपर रख लेती थी, इनको देती नहीं थी। और जो इनको मिलता था ये कि जो कस्टमर आते हैं ना, तो इनको पैसा नहीं मिलता है कभी भी। जो जो कस्टमर जो उनको टिप दे के जाता है ना, बस वही होता है उनके पास, और उस टिप से ही वो अपने खाने का पे करती है। शायद वेज का थाली का 100 रुपये और नॉन वेज का 150 रुपये है। पानी का जो बोतल है उसका भी 40 रुपये में एक मिलती है अंदर। और सिगरेट वगरेट सबका रेट सब मिलता है, लेकिन सब डबल रेट में क्यों? वहाँ पर अंदर उतनी वही रेट चलता है वही रेट उनका। जो आपका चाट वाला भी वहाँ अंदर आके बेचेगा, कपड़े वाला भी अंदर जाएगा, टैटू वाला भी अंदर जाएगा, ठीक है। जो भी सामान है आप वहीं से लेके वो पियेंगी। अगर उनको बियर पीनी है, इनको कुछ सिगरेट पीनी है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, वो वहीं से खरीद के पियेंगी। वो पे करती हैं, हर चीज़ का पे करती हैं। मतलब कोई चीज़ उसे फ्री में नहीं मिल रही है। अगर वो सांस भी ले रही है ना तो उनको पे करना है। जिस रूम में वो रहती है करीब 3 फीट का हाइट होगी उसकी, जिसमें नॉर्मली हम घुटने इसके बल ही चल सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते। और चारों तरफ से बंद होगा, उसमें कोई एक छोटी सी विंडो नहीं होगी। एक छोटा सा जो एग्जॉस्ट फैन होता है वो फ़ैन की तरह काम करता है उनके लिए, और उसी में लाइन से बिस्तर लगे होते हैं जहाँ पर वो अपने काम करने के बाद सोने जाती है, आराम करने जाती है। तो ये इतना छोटा सा रूम है, उसके लिए भी उनको पे करना पड़ता है। कोई वेंटिलेशन नहीं है। अगर किसी एग्जॉस्ट को फैन से पंखा बाहर? हाँ यानी बड़ा फैन लग नहीं सकता वहाँ पर, कैसे लगाएंगे बड़ा फैन? नहीं यहाँ तक कि जो वॉल फैन आता है वो भी नहीं लग सकता वहाँ पर। वो छोटे छोटे एग्जॉस्ट फैन जो बाथरूम में लगते हैं वो लगा दिए जाते हैं, जिससे हवा आती है। क्या इस वहीं गर्मी में तो बुरा हाल हो जाता है? गर्मी में बहुत बुरा हाल है। हम नहीं रह सकते, हम घुसे हैं उस जगह पे ना, हाँ, तो यानी हम ज़्यादा देर रुक नहीं सकते वहाँ पर। आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब मैं कितनी बार गई हूँ ऊपर ना, तो हुआ है। पर मजबूरी में जाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि इस कमरे में कोई है तो नहीं, चेक करना पड़ता है। क्योंकि कोई हट्टा कट्टा बहुत, तो वो तो बिल्कुल नहीं जा पाएगा अंदर, घुस ही नहीं पाएगा। और सीढ़ियाँ बहुत छोटी है, बहुत टाइनी, आप चढ़ोगे तो आपको लगेगा गिर जाओगे। और मैं तो अभी लास्ट टाइम गिरी गई थी नीचे में, तो बहुत बुरा हाल है। और कई बार ना विक्टिम भी नहीं समझ पाती हैं ये बात। जब उनको सालों हो जाते हैं ना, उनको लगता है यही मेरी ज़िंदगी है और यही मेरा अंत होगा, इसी से मैं अब एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने वो ज़िंदगी। अ डे इन द लाइफ ऑफ अ ट्रैफिक्ड गर्ल कैसे होता है सुबह से लेकर रात तक? जब ब्रॉथल का अंदर हुआ तो उनका ये कि डे उनका शुरू होता है करीब 11-12 बजे से, क्योंकि शायद वो 11 बजे तक सोते हैं। उसके बाद स्टार्ट होगा तो वही उनका उठना हुआ, जो उनका डे जो मील हुआ, उनका फर्स्ट मील हुआ, जो वो खरीद के खाती, चाहे वो वेज खाए चाहे नॉन वेज खाए, वो उसको खरीदती है, वो खाती है। उसके बाद दोपहर के बाद से उनका काम स्टार्ट हो जाता है और वो चलता रहता है उनके रात तक। बहुत टाइम, जैसे हम लोग उनका सोने का टाइम कितना, जब हम रेस्क्यू जाते हैं हम सुबह के टाइम ही करते हैं, मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में हमें वहाँ बच्चियाँ मिल जाती हैं, तो वो हमारा टाइम होता है। तो वो शायद 4 बजे की तरह से 11-12 बजे तक ये उनका स्लीपिंग टाइम होता है। बाकी टाइम तो उन्हें काम ही करना पड़ता है। तो एक दिन में ऑन एन एवरेज कितने क्लाइंट्स लेते होंगे? जैसे अभी आपने एग्जांपल बताया 35, एक कभी कभी कोई 20 भी लेता है तो ये बोला जाता है कि आज तो तुमने ना के बराबर काम करा है। जैसे मैंने मैं भी एक बच्ची का इंटरव्यू लिया था, नेपाल की थी। उसने मुझे बताया था कि उसने 40 कस्टमर एक दिन में अटेंड किए हैं। क्या उम्र क्या होगी? वो माइनर थी, माइनर थी, 15-16 साल 15-16 साल की थी वो। पर वो बहुत ब्रेव थी, उसने अपने आप को खुद रेस्क्यू करवाया। अच्छा। वो आई थी किसी लड़के के साथ, और उस लड़के ने वहाँ पर लेके आया इंडिया, उसे बेहोश करके लाया था। वो ऐसे हालात में थी कि वो ना देख तो पा रही है पर कुछ बोल नहीं पा रही है। ट्रेन में वो बैठी है ना, पर सामने से लोग उसे देख रहे हैं, उसकी आंखें खुली है पर कुछ बोल नहीं पा रही है। उसको होटल में काम करने के लिए लेके आया था वो लड़का, और उसको वहाँ जीबी रोड में बेच दिया। उसे पता नहीं, उसने मना बहुत करा, तो वहाँ मतलब एक टाइम में 5-5, 6-6 लोगों से रेप हुआ उसका। देन उसके बाद
धीरे धीरे स्लोली स्लोली फिर उसने काम करना स्टार्ट करा। जब उसने देखा कि कोई ऑप्शन नहीं है ये काम करने के अलावा, कि कहीं उसके मन में होप थी कि मैं कोशिश तो करूँगी। पर ये भी होता है वहाँ पर कि वो अपने ही कस्टमर भी बना के भेजते हैं। अगर कोई किसी से कुछ बात कर ले तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जो कोई बॉयफ्रेंड बन गया तो वो बता देता है उन्हें कि ये ऐसी कोशिश कर रही है। ये जो इसका मतलब ये जो कीपर है, कीपर अपने जो लड़के हैं वो भेजती है उनके पास कि भैया तुम उनको बॉयफ्रेंड बन जाओ। इस तरीके से उनकी जासूसी करती है ताकि जासूसी करती वो यदि कुछ सोच भी रही हो दिमाग में तो ये कीपर को पता चल जाए कि हाँ ये भागने का सोच रही है या कुछ करने का सोच रही है। फिर उसने ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे आए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने आए होंगे तो उन्होंने लेटर लिखा, उससे बात करी, वो दिया, फिर जाके रेस्क्यू हुआ उसका। और मतलब उसने अपना तो वो उसका हुआ, फिर अपने साथ की जो एक लड़की थी उसको, वो भी माइनर थी, वो भी 15-16 साल की थी, वो दोनों नेपाल की थी, वो दोनों वहाँ से निकली। और उसने जो हमें टिप दी उस पर हमने बहुत बड़ा रेस्क्यू करा था। 2017 में नवंबर के महीने में हमने वहाँ से 17 लड़कियाँ निकाली थी जीबी रोड से। कि जब उसने हमें बताया कि दीदी और लड़कियां हैं जिनको ज़बरदस्ती रखा गया मेजर को, और माइनर्स भी हैं। और ये भी बहुत पेनफुल था कि जब उसमें हमने 17 लड़कियां निकाली तो उनमें से एक लड़की का IQ 4 साल के बच्चे के बराबर था। ओह, तो मतलब डेवलपमेंट इश्यूज़ के साथ लड़कियां सबसे इजी टारगेट होती हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये मैसेज पहुँचना चाहिए कि उस बच्ची को अपना पैड भी नहीं लगाना आता था। मतलब आप किस लेवल तक किसी का शोषण कर सकते हैं। और उसमें किसी और को भी क्या थ्रिल आता होगा उस बच्ची के साथ फिजिकली इंटीमेट होने में भी, उसमें खुद में सिकनेस है मुझे तो लगता है। जिसको ठीक से बोलना भी नहीं आ रहा है, जो चीज़ों को समझ ही नहीं पा रही है। तो ये बड़ा पेनफुल था मेरे लिए पहली बार कि जब मैं उसका वो करवा रही थी, FIR करवा रही थी, और मैं बैठी हुई थी तो ट्रांसलेट जो नेपाली में जो वो बोल रही थी, मैं बोल रही थी, लिख रहे थे। तो बड़ा, क्योंकि जब मैंने टॉफ़ी दी उससे तो बहुत जल्दी से टॉफ़ी ले ली मेरे हाथ से, और उसको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं रेस्क्यू करने आई हूँ। वो जल्दी से मेरे हाथ को ज़ोर से पकड़ लिया और बैठ गई साथ में, एकदम बच्चा। तो ये बड़ा पेन कि आप मतलब हद से हद जाके एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो। अच्छा, कुछ साल पहले एक बड़ा केस निकला था और इसको क्राइम ब्रांच ने सॉल्व किया था। ये सोनागाची की बात है। तो आई थिंक इसमें कुछ लड़कियां इन्वॉल्व थी जो रनअवे गर्ल्स थी। इस केस के बारे में थोड़ा बताइए। और ये केस जब हुआ था, क्योंकि ये वही केस था जो हमने 2017 में लड़कियां रेस्क्यू करी थी जीबी रोड से, और 17 लड़कियां थी, तो उनमें से ये 9 लड़कियां मिसिंग हुई थी। तो ये क्योंकि हम इस केस में शुरू से ही थे तो लोकल पुलिस ने भी बुलाया, पूछताछ भी करी, बट इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। उस समय मैं गई उनके पास, क्योंकि मुझे भी एक था कि लड़कियां कहाँ चली गई होंगी, इतनी लड़कियां, और कैसे, मतलब अब उनको कैसे दोबारा ढूंढ सकते हैं। तो ये जब मैं उनके पास गई तो मेरे पास ना, जब मैं उनसे बात करती थी लड़की से, जब काउंसलिंग करी, बात करी, तो मैं बहुत सारे ना इन्फॉर्मेशन नोट करती थी हमेशा कि तुम्हारा फेसबुक ID है, फेसबुक में कौन फ्रेंड है, आप किससे बात करते हो, कौन कौन आपके बहुत क्लोज है। तो इससे आपको ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो मैं उनसे वो सब बात करती थी। तो मैंने ना बहुत अपनी डायरी में सारी चीज़ें नोट कर रखी थी और बहुत सारे नंबर्स नोट कर रखे थे। तो मैं सर से मिलने गई, मैंने कहा सर मेरे पास ना ये छोटी सी एक लीड है और मैं बहुत श्योर हूँ कि लड़कियाँ ना मिलेंगी उस जगह पे। तो सर ने बोला बताओ। तो मैंने उन्हें नंबर दिया, मैंने कहा सर आप इसको देखिए कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन निकल सकती है। तो मैं नंबर दे के आ गई। तो फिर सर ने CDR निकलवाई, तब पता चला कि वो जो नंबर था वो कलकत्ता में एक्टिव हुआ था 2 महीने पहले। तो फिर एक पूरा पुलिस वालों के साथ मिलके पूरी एक टीम बनी, और फिर हमारी एक टीम पूरी सोनागाची गई। और उस टीम में यही था कि कैसे, मतलब सोनागाची मेरे लिए बहुत नया था क्योंकि मैं कभी पहले नहीं गई थी, पर मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था उस केस में कि नहीं, वहाँ जाएंगे तो लड़कियाँ मिलेगी। और फिर हम पूरी एक टीम बना के वहाँ गए और हमने पहले रेकी करी। मेरे लिए वो बहुत, मैं अभी भी बताती हूँ, जब हम लोगों ने एंट्री करी तो रोड पे होम गार्ड बिठाए हुए थे ताकि ब्रॉथल जो सोनागाची की जो मेन रोड है वहाँ तक वो लोग ना आए, जो वहाँ पर सेक्स वर्क का काम कर रहे हैं वो वहाँ तक ना आए। पुलिस स्टेशन गए और ऐसा हुआ कि अब कौन से नंबर पे जाओगे आप, क्योंकि आपके पास एग्जिट लोकेशन तो नहीं है ना, पर आप श्योर हो कि यहाँ लड़की है।
तो उसमें से एक नेपाली कोई पुलिस वाले थे, तो सर ने बोला कि मैं चलता हूँ, मैं जाके वेरीफाई करके आता हूँ। तो यहाँ से हमारे साथ जो दिल्ली से गए थे एक पुलिस वाले, उनके साथ गए। वहाँ पुलिस वाले भी बहुत स्ट्रेस में थे। और फिर उसके बाद जब वहाँ गए तो उन्होंने फ़ोटो खींची, वो खुद भी स्ट्रेस में ही होंगे, उन्होंने एकदम ब्लर फ़ोटो भेजी मुझे, एकदम ब्लर फ़ोटो। और वो जैसे उसने मुझे देखा, मैंने ना उस लड़की का नाम ले लिया कि मैंने कहा ये तो ये है। तो उन्होंने मुझे बोला मैम आप श्योर हो? मैंने कहा मैं श्योर हूँ, बिल्कुल श्योर हूँ मैं। हम यहाँ से भागे। अब वो जब वो उसको हम देखा हमने उसे, वो बिल्कुल बदली हुई थी, मतलब पहचान ही नहीं पाओगे। उसने अपने बाल को पूरा कलर करा हुआ था और ड्रेस भी बिल्कुल डिफरेंट पहनी हुई थी, मतलब हेल्थ उसकी बहुत बढ़ गई थी। और उसने बिल्कुल मुझे देखने से इनकार कर बोल दिया आप तो, मैं नहीं जानती आपको। मैंने उसके नाम से बुलाया उसे, मैंने जैसे मास्क लगा के गई थी, मैंने मास्क हटाया, मैंने नाम लिया उसका, मैं नहीं जानती कौन है आप, ऐसे करके उसने मुझे बोला। तो मैंने बोला बेटा मैं हूँ, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में जान लेगी करके। फिर उसने क्या करा, मतलब उसको जाना ही नहीं था वहाँ से, उसको निकलना नहीं था वहाँ से। और उसने बोला मेरे को नहीं जाना, मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, मुझे नहीं जाना है। तो मैंने कहा बेटा तुम रन अवे हुए, केस भी है, और वो पहले ब्रॉथल से ही रेस्क्यू करके गई थी। तो फिर उसने क्या करा, एक लात मारी पुलिस वाले को, जो हमारे साथ पुलिस गई थी उसके भी, मतलब इतनी तेज़ उसने कपड़े खींचे तो उसका कुर्ता भी फट गया। और बड़ी मुश्किल से उसे सेकंड फ्लोर से हम नीचे लेके आए। और जैसे ही वो गाड़ी में बैठी ना, उसने पहला वर्ड पता क्या बोला कि मुझे निर्मला दीदी के साथ बैठना है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा जब तुझे मेरे साथ ही बैठना था और बोलना ही था तो इनकार क्यों किया? तो इनकार क्यों कर, आ जाती। क्या बोली? हाँ, फिर वो थोड़ी इमोशनल होकर उसने ज़ोर से मुझे पकड़ा। फिर हम जब लेके आए, बात करी, फिर हम दिल्ली लेके आए। और वो लड़की सेटल है, अपने घर पे है नेपाल में, और खुश और कांटेक्ट में है। पुलिस का क्या सपोर्ट रहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस में? जैसे मैंने पहले की केसेस बताया, तो कई में तो सपोर्ट नहीं होता है, बट पिछले 2-3 सालों से मैं जो देख रही हूँ, जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं दिल्ली में, जीबी रोड में, हमें बहुत सपोर्ट मिला है। हमने ऐसे भी केसेस करे हैं कि जिसमें पुलिस का पूरा 100% सपोर्ट रहा है, और वो हर चीज़ में, रेस्क्यू से लेकर FIR, मेडिकल, मतलब हर चीज़ में वो पहले से इन्वॉल्व रही है, फिर उन्होंने हमें बुलाया है। तो ऐसे ही हम केस कर रहे थे। ये केस ऐसा था कि एक लड़की खुद भागी थी जीबी रोड से। तो ये केसेस ना मैं सुनते आ रही थी कि बहुत सारे केसेस, जब मैं बच्चों से बात करती थी ना, मुझे बताते थे दीदी हमारा ना आधार कार्ड में ना नाम चेंज होता है, नाम भी चेंज होता है, और आधार कार्ड में ना हमारा वो भी एज भी चेंज है। और ये ऐसा हुआ, एक बार हमें SHO थे सुरेंद्र दलाल सर, कमला मार्केट में, उन्होंने कहा मैम 31st की नाइट थी, और हमें बोला कि मैम चलो आप अपना नंबर भी लगाओ ब्रॉथल्स के अंदर, ठीक, किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो आपको भी कर सकते हो, और हमारा भी नंबर लगेगा, आप लगाओ। तो एक होता है ना कि चलो मिल के काम कर रहे पुलिस और NGO। तो हम गए, हम बात करने लगे, तो एक से ही एक विक्टिम मिली, और हमने उससे बात करी। वो बाहर निकलने के लिए तैयार थी, मेजर लड़की थी कि मुझे यहाँ से, अब मुझे नहीं रहना अब यहाँ पर। तो उसको बाहर निकाला, हमने उससे बात करी, काउंसलिंग करी, उससे शेल्टर में रखा, बाकी सारी चीज़ें हुई, जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सारी हुई। देन उसके बाद जब हमने उससे बात करी कि तू कैसे आई यहाँ पर, तो ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। उसका जो नाम लिखा हुआ था आधार कार्ड में, वो उसका नाम था ही नहीं, उसकी फ़ोटो थी। और वो आई कैसे, बाय एयर आई बेंगलोर से। उस आधार कार्ड में जो नाम था, उस नाम से ही उसका टिकट बना, अंदर एंट्री करी उसने एयरपोर्ट में, क्योंकि भाई जो पुलिस है वो आपका आधार कार्ड से आपका फेस मिलाता है, या जो भी ID होती है। तो हम बड़े शॉक्ड हो गए, और उसका वो नाम है ही नहीं, वो बाय एयर आई वहाँ से। मतलब कितना बड़ा फ्रॉड है ये। और वो आई, और फिर उसने उसे होटल में रखा, फिर उसके बाद उसने उसको यहाँ बेच दिया, एक राजू नाम के आदमी ने उसको वहाँ बेच दिया। ये एक इंसिडेंट हो गया, हम बहुत बड़े अलर्ट हो गए, हमें लगा कि यार ये इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है अंदर, की आधार कार्ड में एज चेंज कर रहे हैं। और ये जो बात बताइए ना, 1 जनवरी 1 जनवरी 2001, 2000, हाँ, और 1999 1 जनवरी, ये है, ये आधार कार्ड में ये मिला है। आधार कार्ड में है। क्योंकि जिसने चेंज करा ना, उसने सबके बर्थडे एक ही टाइम में डाल दिया, क्योंकि उसने दिमाग नहीं लगाया। और जब हमने बात करी, और जब पुलिस वालों के साथ और रेस्क्यू करे 24 में, तो जब उनके आधार कार्ड आए और विक्टिम से बात करी, तो वो उतने एज की थी नहीं,
जितने आधार कार्ड में लिखा हुआ था। जब मतलब एसएचओ का इतना अच्छा, इसमें मैं बताऊंगी कि मतलब मैंने भी नहीं सोचा था। उन्होंने कहा कि मैम हम ना इसमें तो ये लग नहीं रही है, एज के हिसाब से ये लग नहीं रही है। सीएल मीना सर है अभी एसएचओ वहाँ, और उन्होंने बोला कि मैं घर भेजता हूँ पुलिस, और स्कूल से वेरिफिकेशन कराते हैं। और स्कूल से वेरिफिकेशन कराई उन्होंने, तो एज प्रूफ आई 14 साल। और हम शॉक्ड रह गए, क्योंकि बच्ची 25 साल की बोल रही थी, और बहुत शॉकिंग था। और पर उनका ये इनिशिएटिव इतना अच्छा था कि यार अब मतलब आपने एक्स्ट्रा करा इसमें, कि आपने बोला कि नहीं घर से वेरिफिकेशन कराते हैं, और वो हो गया। तो आधार कार्ड से बहुत बड़े स्कैम्स होते हैं। हाँ। तो आधार कार्ड ही हट जाए तो फिर कोई वोटर आईडी से करिए। वोटर आईडी में इतनी जल्दी चेंजेस नहीं होते हैं, पर आधार कार्ड एक ऐसा है वो बहुत जल्दी। और ये तो हम 6-7 लड़कियां हमने ऐसी देखी, तो ऐसी कितनी लड़कियां थी। और फिर इन्हीं केसेस से सबकी कड़ी जुड़ती चली गई। जिन्होंने ट्रैफिक करके बेचा था वो मिल गई, जिनके आधार कार्ड जिसने चेंज कराया था उसको अरेस्ट करा उन लोगों ने, जिन्होंने रेलवे स्टेशन से बेचा था लाके उनको अरेस्ट करा। रिसर्च के मुताबिक एक लड़की जब ट्रैफिक्ड होती है और वापस से रेस्क्यू करी जाती है तो उसमें से सिर्फ 11% लड़कियां वापस एजुकेशन सिस्टम में घुस पाती हैं। तो ये जो मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स हैं वो री-ट्रैफिकिंग का शिकार बनती हैं। तो आपने जिन जिन लड़कियों को ट्रैफिकिंग से रेस्क्यू किया है उनमें से कितनी लड़कियां ट्रैफिकिंग में वापस चली गई हैं? वो री-ट्रैफिक होने के ये भी चांसेस होते हैं। जैसे एक केस था, एक लेडी निकली, उसने बोला मुझे यहाँ नहीं रहना क्योंकि मेरा बेटा मुझे वीडियो कॉल करता है, तो मुझे डर लगता है कि वो क्या देखेगा। तो हमने बोला ठीक है। तो फिर हमने उससे बात करी, वो निकली, और उसने बोला कि मैम मैं ना जॉब करूँगी, बाहर जॉब करूँगी। तो हमने बोला ठीक है कि हम भी ट्राई करते, कहीं ना कहीं एजुकेशन तो कुछ नहीं थी, तो ट्राई करते, क्या पता कहीं कुछ मिल जाए अच्छी जॉब। तो वो दिल्ली में ही एक अच्छी मार्केट में जॉब की तलाश में गई इंटरव्यू के लिए। और आप बिलीव नहीं करोगे, उसने मास्क लगा रखा था, इतना पूरा मुंह ढका हुआ था उसका, और उसने पूरा उसकी आंखें ही दिख रही थी। वो वहाँ गई तो जो कस्टमर आता होगा उसके ब्रॉथल में, उसने उसे पहचान लिया। अब वो मुझे फ़ोन कर रही है कि मैं क्या करूँ मैम, ये तो ये कस्टमर है और ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो मुझे मतलब इतनी घबरा गई वो, वहाँ वो इंटरव्यू तो क्या देने जाएगी, उसको लगा कि मैं कैसे यहाँ से जाऊँ, क्योंकि अगर मैं इंटरव्यू दे दिया तो ये मुझे पहचान लेगा जैसे मास्क उतारूँगी। तो मैंने बोला कि अभी इतना घबराओ मत। उसको मैंने थोड़ा सा एडवाइस दिया कि ऐसे करो ऐसे करो, थोड़ा गाइड करा उसे कि इस तरीके से करना है, फिर आराम से निकलो। वो किसी तरीके से वहाँ से निकली। तो आप ये सोचिए ना, जो कस्टमर वहाँ अटेंड करने आ रहा है ना, सर्विस लेने आ रहा है उनसे, वो तो है ना कहीं मिलेगा ना। तो वो भी अब वो उनको वहाँ मिल गया जहाँ वो इंटरव्यू देने जा रही है। तो कितनी डरावनी बात है ना, स्टिग्मा की बात है। हाँ, स्टिग्मा है और डिग्निटी है ना, बिल्कुल, हर किसी बिल्कुल। की। उसका बच्चा है कुछ खुद का, वो स्ट्रगल कर रही है, और वो इतने सालों रही है वहाँ पर। और अब मैं बताऊँ 10 साल से ज़्यादा रही है, और उसके पास 1 रुपये नहीं है। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, ये अपनी मर्ज़ी से कमा रही है, इतना पैसा कमा रही है, और 10 साल के बाद भी वो वहाँ से निकले और उनके पास ज़ीरो, जो रोज़ अपने आप को बेच रही है। 20 से 30 कस्टमर अटेंड कर रही है, पर जब वो वहाँ से निकले और उनके पास ज़ीरो, तो क्या कमाया उन्होंने वहाँ पर? बस ट्रॉमा ही है और कुछ नहीं। अनबिलीवेबल है। तो 10 साल एक दे रही है लेडी, और वो क्या कमा रही है? क्या है उसके पास? कुछ भी नहीं है। और कई बार तो बहुत सारी बीमारियां लेके आती हैं, जैसे कि एड्स के अलावा और क्या क्या बीमारियां? HIV, हेपेटाइटिस B, C हो जाता है, बहुत सारी, TB हो जाता है। कुछ जगह ऐसे ही रहते हैं ना। हाँ। हाइजीन का बिल्कुल नामो नहीं है। निशान नहीं है। आप चढ़ोगे, आपको स्मेल आएगी। तो बाथरूम्स वगैरह का कुछ? बाथरूम है वहाँ पर आप जैसे सीढ़ियों पे पैर रखेंगे इतनी गंदगी है, कहीं कॉन्डम पड़ा हुआ है, कहीं थूक, मतलब बहुत गंदगी है। और वो एक मिक्स स्मेल है वहाँ पर, सफाई नहीं है, बिल्कुल सफाई नहीं है। क्यों नहीं है सफाई? कोई क्यों नहीं कर रहा है कुछ सफाई के लिए? कर ही नहीं, इतने कस्टमर आते हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। अब जाओगे तो धड़ाधड़ कस्टमर नीचे उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, वो फेंक रहे हैं गंदगी, थूक रहे हैं, ऐसे ही चल रहे हैं, यहाँ पर थूक दिया, वहाँ थूक दिया, बहुत गंदगी है। आप ऊपर तहखानों में भी चले जाओगे तो वहाँ भी है, क्योंकि वहाँ भी कस्टमर जाते हैं उनके पास पे, वहाँ का भी यही हाल है। हाइजीन का कोई नामो निशान नहीं है।
आपके सारे केसेस में सबसे चैलेंजिंग केस कौन सा था? एक मैसेज आया मेरे व्हाट्सएप में कि मुझे ना मदद की ज़रूरत है और मेरा नाम ये है। उसने अपना नाम बताया और मैंने उससे पूछा तुम कहाँ से बोल रही हो, क्योंकि नंबर मुझे बाहर का लग रहा था। तो उसने बोला मैं ओमान में हूँ। फिर उसने अपनी डिटेल भेजी। उसने किसी सोशल मीडिया के थ्रू किसी से नंबर लिया था मेरा। फिर उससे बात करनी शुरू करी। मैंने कहा कौन कहाँ पर है, कैसे गई, क्या हुआ। उसने बताना शुरू करा कि मुझे जॉब की तलाश थी, तो मैंने किसी से बोला कि मुझे जॉब चाहिए। तो उसकी जो फैमिली मेम्बर थी, जो उसकी मौसी थी, उसी ने किसी से कनेक्ट कराया कि ये जॉब लगवाते हैं। तो उन्होंने वो जॉब के लिए उसको बोला कि ठीक है हम तुम्हारी जॉब लगा देंगे, तुम अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दो। उसने उसका 15 दिन के अंदर उसका पासपोर्ट बन के आ गया, वीज़ा आ गया, टिकट आ गई उसकी, और वो चली गई दुबई। दुबई वहाँ गई तो वो केयर गिवर में लगी। मतलब चेंजेस कैसे होते हैं। केयर गिवर में लगी तो उसको वो काम समझ में नहीं आया, क्योंकि वहाँ उसको कोई फ्रीडम नहीं था किसी भी तरीके का। उनके साथ खाना भी नहीं खा सकती थी और कुछ मेकअप भी नहीं कर सकती थी वो वहाँ पर। अगर मेकअप कर ले वो तो पिटाई होती थी कि मेरे पति को रिझाने के लिए तुम कर रही हो। तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी। तो फिर उसने वहाँ पर बोला कि मैं नहीं करूँगी। तो उसको वहाँ ये बोला गया अगर तुम नहीं करोगी तो तुम्हें फिर अफ्रीकन्स के पास जाना पड़ेगा, ऐसे करके उसको बोला गया। तो उसने बोला नहीं। तो उस कि मैं वो बहुत रोई, परेशान हुई। पासपोर्ट उसके पास नहीं था, उनके पास ही था, जो उनको लेके गए थे रिक्रूटर। तो उन्होंने उसको भेज दिया ओमान। ओमान में उसको मिला एक लड़का जिसने अपने आप को बताया मैं श्रीलंका का रहने वाला हूँ, तुमको तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो वो वहाँ उसने बोला अच्छा। तो उसने बोला मैं कल आऊँगा लेने के लिए, तुम मेरे साथ आना। तो जब वो लेने वो आया, उसके साथ चली गई। उसने क्या करा, उसने एक शेख को उसको बेच दिया, एक आदमी को, और वहाँ से वो चला गया। और उस आदमी ने उसको 8 महीने तक अपने घर में रखा, और उस घर में पूरी फैमिली रह रही है। उसने बोला उन अपनी फैमिली, वहाँ पर लैंग्वेज हिंदी तो चलती नहीं, इसको नेपाली आती है, उनको उसकी लैंग्वेज आती नहीं है। उसने थोड़ी बहुत सीख ली थी, समझती थी थोड़ी थोड़ी सी, तो इसको समझ में आ गया। वो अपने घर वालों को ये बताता था मैं इससे शादी करूँगा। शेख बोलता था। हाँ, और वो उसका रोज रेप करता था और अपने दोस्त को भी लाता था। उसने बोला कि मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं यहाँ से तो कभी नहीं निकल पाऊंगी, क्योंकि ये तो दूसरी कंट्री है और मेरा, शेख वो भी। हाँ कैसे निकलूंगी। और वो जो आदमी था वो उसके दिल डॉल में एज में बहुत बड़ा था, 45-46 का था। और कह रही मैं इतना डर, मेरे पास कोई होप नहीं थी। कह रही जब मेरा फर्स्ट डे रेप हुआ, कह रही मैं सुन्न हो गई थी एकदम, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उस समय में मैं ना लाश बन गई थी। मेरे को लगा था कि मैं अपनी माँ को दोबारा नहीं देख पाऊंगी। पर मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं उसको वो कह रही, मैं सोच रही थी कि एक कोशिश तो करूँगी। फिर जब मैंने उसने सोशल मीडिया में देखा, पढ़ा, तो उसने बोला कि मैं एक कोशिश करती हूँ, तब मैंने आपको ये मैसेज करा। और हमारे लिए चैलेंजिंग ये हो गया था कि ओमान में कैसे करेंगे हम रेस्क्यू। तो फिर हमने एक और ऑर्गेनाइजेशन है, हसीना के ऑर्गेनाइजेशन है, इम्पल्स नेटवर्क करके, हमने उनसे बात करी। हमने उनको बताया केस, तो उन्होंने बहुत एक्टिवली काम करा। उन्होंने वहाँ पर मिनिस्टर्स को लेटर लिखे, हमारे मिनिस्टर को। और यहाँ से हमने क्या करा, उसकी लोकेशन हमने बोला तू वो भेज दे कौन सी लोकेशन में है। फिर इन्होंने पूरा मैपिंग करी उसका वो जो घर था जहाँ उसको रखा हुआ था, उस गेट को आइडेंटिफाई करा। बड़ी मुश्किल से उसके माँ बाप को मैंने बोला कि अगर लड़की ज़िंदा चाहिए ना आपको, तो मुझे नहीं पता, मुझे कैसे भी आप पासपोर्ट की कॉपी दे दो, बस सॉफ्ट कॉपी। फिर उन्होंने सॉफ्ट कॉपी भेजी, फिर हमने वहाँ भेजी। और जिस दिन उसका रेस्क्यू हुआ, उस दिन ऐसा था कि फ्राइडे का दिन था। उसने बोला कि आज तो नहीं आएंगे वो, क्योंकि फ्राइडे को तो छुट्टी रहती है वहाँ पर। और मैंने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं, मंडे को आ जाएंगे। फिर एकदम से उसका फ़ोन आया कि मेरे को मैसेज आया CID का कि हम लेने आ रहे हैं तुम्हें करके, तुम कहाँ हो। तो जैसे ही वो पहुँचे तो फिर हमने फटाफट, हम सिस्टम के आगे बैठे, हमने बात करी। हमने बताया कि यहाँ गाड़ी खड़ी, यहाँ पर वो शटर लगा हुआ है, इतना ये गेट है, और ये गेट इतना छोटा है, और इस गेट से अगर वो बाहर आएगी तो नेटवर्क कट जाएगा। तो मैंने भी बस CID वाले को, उसने मुझसे बात करी, CID वाले ने, मैंने उसको सिर्फ इतना ही बोला कि ये ट्रैफिकिंग विक्टिम है और इसको हेल्प की ज़रूरत है, ये इंडिया से है, इसकी हेल्प करो। तो उतना ही बात बोला। और वो इतने में, मतलब वो जब जैसे ही CID वाला वहाँ पहुँचा, जिसने उसको रखा हुआ था वो गायब हो गया वहाँ से, वो भाग गया। जब CID वाले से बात करी तो फिर वो उसको लेके गए। फिर वो आई, फिर हम उसको लेके गए, शेल्टर में रखा।
फिर वो अब घर में है, अपनी फैमिली के पास है। एनसीआरबी डेटा के अनुसार इंडिया में लगभग 1,59,000 मेल्स मिसिंग होते हैं, जिसमें से बड़ी संख्या में ये लोग ट्रैफिकिंग का शिकार बनते हैं और ये लाए जाते हैं राजस्थान से और महाराष्ट्र से प्रिडोमिनेटली। तो जब हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं ना, दिमाग में सबसे पहले छवि बनती कि कोई औरत, लेडी या बच्ची। बट व्हाट अबाउट मेन ट्रैफिकिंग या बॉयज़ ट्रैफिकिंग, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये एक केस आया था कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है और वो कई दिनों से भूखे हैं और ऐसी जगह पे रहते हैं कि उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो हम लोग गए, हम मिले पूरे एक फैमिली से। तो वो एक पूरी फैमिली थी जिसको एक प्लेसमेंट एजेंट दूसरे शहर से ट्रैफिक करके लेके आया था, दिल्ली से बाहर से। तो उसमें एक माइनर लड़की थी, 18 साल का लड़का था और उसकी माँ थी। तो जो ट्रैफिकर ने पैसे ले लिए, प्लेसमेंट एजेंट ने पैसे ले लिए और उनको कोई पैसे नहीं दिए और उनको बोला काम करने के लिए। उन्हीं के साथ, फैमिली के साथ एक बच्चा भी था, लड़का भी था, वो भी काम करने के लिए आया था। तो उसको प्लेसमेंट एजेंट ने दिल्ली में ही एक जगह इंडस्ट्रियल एरिया में लगा दिया काम में। तो वहाँ एक जिसके यहाँ काम करता था, अपने ऑनर के यहाँ कुत्ता घुमाने जाना है, गाड़ी साफ़ करना है, उस तरह का काम था। तो वो काम करने लग गया। वहाँ काम करते करते उससे टाइम हो गया। तो उसने बोला मालिक से एक दिन कि मुझे छुट्टी चाहिए, कि मुझे घर जाना है, मैं घर जाके आऊँगा। तो मालिक ने बोला छुट्टी तो नहीं मिल सकती है। तो उसने बोला कि छुट्टी तो हर जगह मिलती है, काम करते हैं तो छुट्टी मिलती है। तो उसने बोला नहीं, अभी तो नहीं मिल सकती छुट्टी। उसने बोला क्यों? कह रहा मैंने तेरे पैसे दिए हैं 50,000 रुपये। तो उसके जो वर्ड थे ना बच्चे के, वो ये वर्ड थे कि मैंने सोचा कि इसने मुझे बेच दिया यहाँ पर, प्लेसमेंट एजेंट वाले ने। और वो इस बात पे हंस रहा था बच्चा कि मुझे बेच दिया इसने यहाँ पर। कह रहा मैं कुछ नहीं बोला। और एक दिन कुत्ता घुमाने जब वो निकला तब वो वहाँ से भागा। फिर हम लोग जब उनसे मिलने गए, हम एक रूम था जो ऊपर था और इतनी गर्मी थी उसमें, छोटा सा बहुत पंखा था और सब उसमें बैठे हुए थे और खाने के लिए कुछ नहीं था। तो हमने किसी को ऐसे जानते हैं जैसे एनजीओ में, तो ऐसे सपोर्ट करने के लिए बोला। तो वो मोमोज़ वगैरह खाना उना उनको ला के वो देते थे। फिर हमने जिस स्टेट से वो थे तो हमने उनके साथ कनेक्ट कराया, फिर उनको उनके घर भेजा। तो होती है ट्रैफिकिंग, मेल की होती है, चाइल्ड लेबर होता है, बॉन्डेड लेबर होता है, ब्रिकलिन के लिए होता है, बैगिंग के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें ये तो होती है। आई होप ये वीडियो बहुत लोगों तक जाए और हो सकता है इस वक्त कोई ना कोई ट्रैफिक्ड लेडी या कोई ना कोई ट्रैफिक पर्सन ये वीडियो देख रहा हो। हमारे आपके हॉटलाइन नंबर्स तो फ्लैश कर ही रहे हैं, बट वो अपने लेवल पे ऐसे क्या सेफ स्टेप्स ले सकती है जिससे वो इस ट्रैफिक सिचुएशन से हट सके। जैसे यदि हम बच्चों की बात करें या महिलाओं की बात करें तो मेन तो आजकल ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो उसमें पहली बात कि आप जो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके पास आ रही है उसको वेरीफाई किया जाए। यदि कोई आपको जिस तरह जैसे जो ऑनलाइन अच्छा है, ये ज़रूरी नहीं कि वो रियल लाइफ में सही हो, अच्छा हो। तो हमेशा उसको वेरीफाई किया जाए, पहले देखा जाए कितने फ्रेंड है उसके, क्योंकि ये लोग हैं ना अपने जो आईडीज़ ऐसे तुरंत चेंज करते हैं। तो आपको जब भी देखना होगा ना, जो कल्प्रिट्स होते हैं, हाँ जो कल्प्रिट्स होते हैं वो, तो ये होगा कि उनके फ्रेंड बहुत कम होंगे। उनका जो आईडी जो बनी होगी वो 1 महीने पुरानी होगी, 2 महीने पुरानी होगी। तो हमेशा इसको हमेशा वेरीफाई करें कि आईडी किस आईडी से आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, कौन आपको कमेंट कर रहा है। और जो भी आपको यदि कमेंट करके बाहर अकेले में मिलने बुला रहा है तो ये भी एक रेड फ्लैग होता है उनके लिए कि आपको कभी नहीं जाना उनके साथ। और यदि वो आपको नौकरी के लिए बोल रहा है तो नहीं जाए, या आपको फिर ये बोल रहा है कि हम शादी कर लेंगे, चलो भाग चलते हैं, और या फिर आपको आपके परिवार से दूर करें, आपके ऊपर कंट्रोल करने लग जाए, आपको गिफ्ट देने लग जाए, तो ये सारे एक रेड फ्लैग हैं जिससे आप अलर्ट हो सकते हो कि नहीं ये रास्ता गलत है, ये बंदा गलत है, क्योंकि ये मुझे कहीं ट्रैप में फंसा रहा है। ओके। और आम जनता कैसे मदद कर सकती है, कैसे पहचान सकती है कि ये इंसान, लड़का या लड़की, ट्रैफिकिंग का शिकार है? से बस में है या ट्रेन में है या कहीं पब्लिक प्लेस में, ऐसे क्या साइंस होते हैं? जैसे आप देखेंगे तो वो बात नहीं करेगा, वो अकेले में रहेगा, उसको कोई कंट्रोल कर रहा होगा। यदि उसको कुछ खाना होगा तो कोई और ला के दे रहा होगा, इसको पानी पीना होगा तो कोई और ला के दे रहा होगा, यदि कोई उससे सवाल कर रहा होगा तो जवाब वो दे रहा होगा। तो ये एक साइन है कि नहीं वो बंदा उससे कंट्रोल कर रहा है। उसका फ़ोन उसके हाथ में नहीं होगा, जगह नहीं पता होगी, जगह कौन सी उसको पता नहीं होगी कि कहाँ जा रहा है, डेस्टिनेशन पता नहीं होगी कि कहाँ उसको जाना है,
और ऐसे कोई जवाब देगा नहीं, वो शांति रहेगा, अकेले रहेगा। या तो फिर कोई चोट के निशान होंगे उसके ऊपर, या फिर उसका शरीर थोड़ा, जैसे बोलते हैं ना, साफ सफाई नहीं होगी उसके शरीर में, क्योंकि वो तुरंत नहीं लाया होगा, थोड़े दिन रुक के लाया होगा आपको, तो वो उतना साफ सफाई नहीं रखते वो लोग। या फिर मास्क में भी हो सकता है, हाँ, बुरके में हो मास्क सकता में भी है। हो सकता है। यदि शक हो रहा है तो कंप्लेन ज़रूर कीजिए आप, है ना। जैसे हमारे एक केस था जो दिल्ली से जयपुर जा रही थी ट्रेन। हाँ, एक केस था ये ना, दिल्ली से जयपुर जा रही थी, और जो बच्ची थी वो स्पेशल चाइल्ड थी, और किसी ने मुझे ना ट्रेन से ही मैं फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे केस है और ये जा रही है, और यहाँ ना पैसों की बात हो रही है कि इतने पैसे मिलेंगे। तो वो समझ गया, तो उसने तुरंत मुझे फ़ोन करा। मैंने फिर आरपीएफ को फ़ोन करा, फिर आरपीएफ पर इतने जयपुर आरपीएफ को फ़ोन करा, पर ट्रैफिकर बहुत तेज़ थे। वो मेन उन्होंने मेन स्टेशन में नहीं उतरे, उससे पहले जैसे ही कोई स्टॉप आया वो उसमें उतर गए। उन्होंने तुरंत उसको पहचान, जैसे उन्होंने देखा कि ये स्पेशल चाइल्ड है, क्योंकि वो ज़्यादा बात नहीं, और वो बीच में बैठी थी, तो ये भी एक साइन है कि अगर दो लोग हैं तो उसको कैसे बैठा के रखा हुआ है कि नहीं जाना, और अगर जाना है तो साथ में ही जाना। एक होता है कि छोटे बच्चे हैं तो चलो सपोर्ट की ज़रूरत है, और तुमको नहीं बोलना है कुछ। और ना कई बार ना हम भी जब सफ़र करते तो हम एक दूसरे की बात सुनते हैं, है ना, ये सेम कोच में होते हैं, तो ये भी बहुत अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है आपको, कि अगर ऐसी कोई बात हो रही है तो आपका एक छोटा सा स्टेप, एक छोटी सी हेल्प किसी की लाइफ को सेव कर सकता है। तो आप इतने अलर्ट रहिए कि आपके पास क्या हो रहा है, आपके आसपास कौन क्या बात कर रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेन से, अच्छा, बसेस से बहुत है, ओके। बहुत ज़्यादा मतलब कि ट्रैफिकिंग है। और ये एक ईजी तरीका, लोकल में चढ़ जाओ, लोकल में इतने ट्रैफिकिंग करके, मतलब लड़कियां आई हैं कि मैंने आज जब आरपीएफ की ट्रेनिंग ली थी तो मैंने उनसे बोला कि सर आप अगर किसी को ऐसा देखते हो तो आप पूछते क्यों नहीं हो कि तुम किसके साथ हो, तुम्हारे साथ कौन है बेटा, तुम कहाँ से आए हो, आईडी तो पूछिए। वो ट्रैफिकिंग होके पूरा आ गई है, वो यहाँ पहुँच गई है, पर आपने पूछा क्यों नहीं? तो ये कि अगर कोई इतना डरा सहमा है, वो ठीक से बात नहीं कर पा रहा, उसके पास खाने के पैसे नहीं है, वो पानी की बोतल नहीं खरीद पा रहा है, तो हमें पूछने की ज़रूरत है, हमें डाउट करने की ज़रूरत है। जो ट्रैफिक हो रहा है तो घर से ही तो आ रहे हैं बच्चे ना। तो आजकल एक जो है ना, माँ बाप के साथ जो बात करने का, वो है कि सब अपने में, पहले जॉइंट फैमिली होती थी, फिर नैनो फैमिली हुई, अब नैनो से बिल्कुल ही सब अपना दायरा बना के बैठ गए हैं। तो यदि एक माँ बाप ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो बच्चा बेडरूम में क्या कर रहा है किसी को पता नहीं है, चाहे तो वो ऑनलाइन अपनी खुद का बिल्कुल बेच रहा हो, एग्जैक्टली, ये भी पता नहीं होता है बहुत अच्छी बात बोली। ना। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप को अपने बच्चों से बात करनी ज़रूरी है, और बच्चों को भी अपने माँ बाप से बात करनी ज़रूरी है, सलाह लेनी ज़रूरी है कि भाई ये मेरे साथ हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, जैसे मैंने आपको ऑनलाइन का बताया, यदि उनके साथ कुछ ऐसा घट रहा है तो उसके लिए ज़रूर बात करें, अपने माँ बाप से बात करें, चाहे अपने टीचर से बात करें या अपने काउंसलर से बात करें, लेकिन बात ज़रूर करें। यदि आप एक बात बोलोगे या अपने माँ बाप को बताओगे इस बारे में, तो शायद आप उस जगह जाने से बच जाओ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बात करनी ज़रूरी है इस विषय पे, और पेरेंट्स को बिना जजमेंटल हुए उनको सुनना ज़रूरी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ आप लोग का एक एनजीओ है, एज हस्बैंड एंड वाइफ, और मैं शायद से ऐसे पहले कपल से मिल रही हूँ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ जिन्होंने एक फाउंडेशन खोला है, मनोबल फाउंडेशन। तो इस मिशन के पीछे, इस मिशन को चूज़ करने के पीछे, मनोबल फाउंडेशन के पीछे क्या इंसेंटिव रहा और क्या इंस्पिरेशन रहा, थोड़ा बताइए। हमारा पहले कोई मन नहीं था कि हम कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोलेंगे। हम काम कर रहे थे इस विषय पे, लेकिन हमारा वो नहीं था, क्योंकि हमें पता नहीं था ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कैसे चलती है, फंड्स कहाँ से आते हैं, कुछ नहीं पता हमें। लेकिन एक बार हमें एक प्रोजेक्ट मिला कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करनी है, और उस जगह पे हमने इन्वेस्टिगेशन की, और वहाँ पर हमें एक माइनर लड़की मिली। तो हमने, जिसने हमें बोला था उसको हमने बताया कि भाई यहाँ माइनर लड़की है, एक लड़की है, इसको रेस्क्यू करना है। तो उन्होंने बस हमें इतनी बात बोली कि वहाँ पर एक ही लड़की है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें नंबर चाहिए था, और वो माइनर थी। तो ये ना, हमें इतना वो लगा कि यार एक लाइफ है, लेकिन उसकी भी तो मायने रखती है ना, उसका जीवन भी मायने रखता है, और बच्ची है, और वो बच्ची है, पूरी माइनर जिंदगी है, आगे। आपको कितना बड़ा नंबर चाहिए यार। और इस चक्कर में हम कुछ कर नहीं पाए उस समय, क्योंकि हम रजिस्टर, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, हमारे पास कुछ ऐसा फंड नहीं था, स्टाफ नहीं था, कुछ नहीं था, हम किसी और के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वहाँ पर। और फिर वो लड़की चली गई, वो रेस्क्यू नहीं हो पाया,
और शायद वो आज भी कहीं बिक रही होगी। तो ये बहुत बड़ा हम दोनों के मन में आया कि यार क्यों एक जीवन मायने क्यों नहीं रखता किसी के लिए। तब फिर हमने सोचा कि नहीं, हम करेंगे काम, क्योंकि कोई और नहीं कर रहा, एक जीवन के लिए कोई और काम नहीं कर रहा, इसलिए हम करेंगे। तो हमारा यही टैग लाइन भी हमारी यही है कि एवरी लाइफ मैटर्स, कि हर एक जीवन हमारे लिए मायने रखता है। तब फिर जाके हमने सोचा कि नहीं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोलेंगे और यदि एक भी बच्चा होता हम उसके लिए काम करेंगे। किसी ने मुझे अप्रोच करा था कि मुझे सेक्स वर्कर्स की ना इंटरव्यू लेना है विक्टिम का। तो मेरे को ना इस बात से बहुत चिढ़ है कि आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, मेरे आपके व्यूज़ बढ़ जाएंगे, मेरा नाम हो जाएगा, पर जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं आज से 5 साल भी बाद भी आप उसको वहीं देखोगे। तो अगर आप इसको अपने यहाँ चाय बनाने का काम दे दो, ये बड़ा थोड़ा मैं बहुत ब्लंट हो जाती हूँ उसमें, पर मुझे ये लगता है ना, कोई ऐसा काम दे दो तो ये इसका रिहैबिलिटेशन में आपका सपोर्ट हो जाएगा, आपका और मेरा बेनिफिट हो गया। पर विक्टिम का क्या बेनिफिट, उस सर्वाइवर का क्या बेनिफिट, जिससे आप बोल रहे हो कि कैमरे के आगे आगे बात करो। तो ये थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि रिहैबिलिटेशन में सिर्फ एक एनजीओ सपोर्ट नहीं कर सकती, हम पूरी सोसाइटी को ज़रूरत है कि अपने अपने दिलों को खोलने की, माइंडसेट चेंज करने की। क्योंकि हमारा ना माइंडसेट, कपड़े पहनना, हेयर स्टाइल बनाना, हर चीज़ में हम लोगों ने चेंजेस करे हैं ना, पर हमारा माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है। आज भी हम उनको उसी नज़र से देखते हैं। अगर मैं किसी को बोलती हूँ अपने घर में कपड़े धोने का या झाड़ू लगाने का काम, नहीं, अगर इसने ये यहाँ भी शुरू कर दिया तो ये हुआ है, और ये हुआ है। हमने बहुत से लोगों के पास गए हैं घर पे काम करने के लिए, लेकिन उन्होंने बस मना कर दिया यही कह के मना कर स्कूलों में दिया काम करने के लिए उन्होंने मना कर दिया है कि नहीं। और ये ना, हाँ, कि नहीं, हम यहाँ ये तो नहीं हो सकता। तो हम ही तैयार नहीं, सोसाइटी कौन है, आप और मैं, क्या हम इतने रेडी हैं? तो मैम सर, हम इसी पॉडकास्ट से शुरू करते हैं। इतनी पब्लिक ये पॉडकास्ट देख रही है, आपके पास जो विमेन हैं, गर्ल्स हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं राइट, जो रिहैबिलिटेट होना चाहती हैं। लेट्स पुट दिस मैसेज आउट। जो भी इनको हायर करना चाहता है इन डिफरेंट कैपेसिटीज़, क्या वो ओपन है? क्या आप ओपन हैं इनको वो प्लेटफॉर्म देने के लिए और रिक्रूट करने के लिए गर्ल्स को? और अगर तो वो प्लेटफॉर्म ओपन है तो वो क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो बता दीजिए। हम ना सिर्फ बात करते हैं यहाँ पर यंग लड़कियों की जो ट्रैफिक हो जाती है, बट जो 50 साल वाली लेडी से आज वो कीपर बन गई है, अगर हम एक कोशिश ये करें कि हम उनका रिहैबिलिटेशन शुरू करें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ट्रैफिकिंग को कम करने में बहुत हेल्प कर पाएंगे। Correct. क्योंकि वो कीपर बन गई है, मैनेज कर रही हैं, यंग लड़कियों को वो रख रही है, चाहे वो यंग लड़की 20 साल की हो, 21 साल की हो, 22 साल की हो, चाहे वो माइनर हो, ठीक है, वो उनको मैनेज करने का काम करे। पर अगर हम उन्हीं के लिए कोई रिहैबिलिटेशन का सोर्स ढूंढे, कुछ आप सोर्सेज बताइए रिहैबिलिटेशन का। कोई स्मॉल बिजनेस उनको, क्योंकि वो इस स्टेज पे नहीं है कि वो अप डाउन कर सके। जैसे पहले के टाइम में वो लघु उद्योग टाइप के होते थे, जो घर है ना, एसएचजी ग्रुप बना के उनका शुरू कर दिया, या कोई ऐसे बिजनेस उनके लिए सेटअप कर दिए जो वो इंडिविजुअल नहीं कर सकती पर मिलके कर सकती हैं। अच्छा, उस टाइप के बिजनेस, जैसे कपड़े सिलने का, कोई डिजाइनर्स ने उनको हायर कर दिया, ठीक है, और उसमें टैग लगाने का काम है ना, और वो वहीं से उनको दे दिया जाए और वो लोग वहाँ से ले लिया, उस तरीके का काम कि किसी भी ब्रांड, कोई भी ब्रांड उनको, भाई ये टैग लगाने हैं, आप ये टैग लगा दो। क्योंकि वो उस स्टेज पे नहीं है कि वो बहुत अप डाउन कर सके, वो इस स्टेज पे नहीं है कि बहुत लर्न कर सके। जो एक्टिव है वो तो कर पाएंगी, बट जो एक्टिव नहीं है वो नहीं कर पाएंगी। खाना पकाना, कलनरी आर्ट्स में उनको शामिल किया जा सकता है, रेस्टोरेंट्स में, करेक्ट, और क्लीनिंग के काम में कराया जा सकता है, डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे, या ज़्यादातर ई रिक्शा ही दे दें जो चला सकते हैं। आजकल तो ओला ड्राइवर्स भी, तो ओला कैब ड्राइवर्स भी तो लेडीज हैं। पर इनके पास एजुकेशन नहीं है, तो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है एजुकेशन नहीं है। तो जिनके पास एजुकेशन नहीं है उनके पास जॉब भी नहीं होगी ना फिर कभी, तो कैसे रिहैबिलिटेशन होगा। इतना इंस्पायरिंग है, और यू नो आप लोगों में दोनों में नज़र आता है कि बहुत गिविंग नेचर है, यू नो पूरी ज़िंदगी ऐसे इतने अच्छे, क्योंकि आप लोग कुछ भी और कर सकते थे, बट इतना करना और बियॉन्ड जाना, यू नो जैसे आप इतनी बारीकी से मुझे चीज़ें बोल रहे हो कि मैं यहाँ वहाँ दौड़ती थी, तो बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत अच्छा लगा। एंड आई रियली होप कि आपकी फाउंडेशन को और स्ट्रेंथ मिले, आप और काम कर सके। और मैं ये व्यूअर्स से गुजारिश करूँगी, यू नो वी आर वेरी प्रिविलेज्ड, और जब हमें ऐसे अवसर मिलते हैं जहाँ पर हम ऐसे वॉइसेस को लाते हैं, वो इसलिए लाते हैं ताकि एक इम्पैक्ट क्रिएट हो सोसाइटी पे,
तो आप मनोबल फाउंडेशन को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. यू कैन सपोर्ट देम इन एनी अदर वे, फाइनेंशियली और अदरवाइज. सारे डिटेल्स फ्लैश कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पे. And Miss Nirmala Walter, Mr. Manish Walter, thank you so much. Thank you Namaste. so much. Thank you. Thank you. In case you'd like to be a part of our online and in-person yoga, diet and spiritual programs, you can join our WhatsApp group below where we post all our upcoming programs and give free tips on health, diet and lifestyle.